हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5। अभी तक हमने बेसिक कैलकुलेशन, लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारा सेक्शन कवर किया है। आज लेक्चर नंबर 5 में जो हमारा गोल है, वो गोल है आज का जो हमारा टारगेट है ना, मेन्यू में जो आज हम लेके आए हैं, वो तो सबसे पहले होमवर्क करा देंगे आपको, लेक्चर 2 का भी करा देंगे एंड लास्ट लेक्चर का होमवर्क कर लेंगे। ठीक है भाई, जरूरी है होमवर्क। उसके बाद हम लोग फेजर डायग्राम, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे एंड जीपी एपी सीरीज के कंसेप्ट पढ़ेंगे। टाइम अगर अलाउ करा तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई। और कुछ याद आया था, मैं भूल गया, कोई बात नहीं, चाय पी लेता हूं। याद आ गया। आज आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, है ना, और उस असाइनमेंट को सॉल्व करिएगा। आपका मतलब तो हमेशा रहता है ना कि सर हम सेल्फ स्टडी करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो एकदम खींच के पैरेलली आपको हर 4-5 लेक्चर के बाद असाइनमेंट एक मिल रहा होगा डीपीपी के अलावा, और अभी तक हर लेक्चर के साथ डीपीपी एसोसिएटेड आपको मिल रहा है। हाँ, तबीयत थोड़ी सी खराब है, ज़्यादा नहीं। हाँ, और 2 दिन के लंबे रिसर्च के बाद मुझे पता चल गया कि आखिर मुझे जुकाम हुआ क्यों था, सर्दी जुकाम हुआ क्यों था। मैं 2 दिन से परेशान था कि आखिर इतना सर्दी और जुकाम क्यों हो रहा है, हेडेक क्यों हो रहा है। तो 2 दिन सोचने के बाद, लंबे गहन और चिंतन के बाद, लंबे रिसर्च के बाद पता चला कि मैं संडे के शाम को आइसक्रीम खा लिया था और फिर खाने में दही खा लिया था। क्या यार, क्या यार, थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा हूं मैं ना। तुरंत रिएक्ट करता है चीजें। चलो कोई बात नहीं, तो शुरू करते हैं बिना किसी समय को खराब किए हुए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा टाइम। जैसे बेटा कई बार ये लिखा हुआ है log 27 ऑन द बेस 10, ये आपका होमवर्क था सेकंड लेक्चर का। अब 2 तरीका है, ये तो टाइपिंग मिस्टेक से लिखा गया है, लेकिन ऐसे भी लिखे हुए हो सकते हैं। जैसे ये लिखने को तो मैंने ये दिया था log 27 ऑन द बेस 10, log 27 ऑन द बेस 10, लेकिन ये कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है log 10 का पावर 27। क्या इस तरह का एक्सप्रेशन भी एग्जिस्ट करता है जहां बेस ही ना दिया हो? ध्यान से और अच्छे से बेटा इस चीज को समझिएगा, इस चीज को समझिएगा। log 27 ऑन द बेस 10 और ये है log 10 का पावर 27। इसको आप पढ़ेंगे log 10 टू द पावर 27 बिना लॉग का। जैसे ये बोल्ड लेटर में लिखा है, मतलब ये मेन लॉग है। जो बेस लिखा होता है वो नीचे चुपके से ऐसे लिखा होता है। ये भी log 3 ऑन द बेस 2 लिखना था इसको। क्लियर है क्या ये बात? क्या ये दोनों समझ गए? जो बेस होता है ना, हल्का सा सब्सक्रिप्शन में छोटा सा होगा, ये छोटा सा होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो बड़ा आसान है। log 27 को लिखेंगे 3 का पावर 3 ऑन द बेस 10। 3 बाहर चला जाएगा तो ये बनेगा 3 log 3 ऑन द बेस 10। 3 log 3 ऑन द बेस 10 होता है 0.48। ये आपका आंसर आएगा। और मेरा सवाल देने का मकसद भी यही था, मेन इंपॉर्टेंट यही होता है। लेकिन कई बार बिना बेस के भी होता है, जैसे ये है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जहां पर बेस ना हो वहां पे हम बाय डिफॉल्ट बेस ई मान लेते हैं। ये लिखूं या मैं लिखूं log 10 का पावर 27 ऑन द बेस ई, ये भी चलेगा। पावर बाहर चला जाएगा, ये होगा 27 log 10 ऑन द बेस ई। इसको ऐसे लिख सकते हैं। जहां कहीं भी, जैसे मैं लिख दूं log 2, ऐसे लिख दूं, ऐसे लिखा हुआ हो सकता है log 2, सिंपल log 2 सीधा। तो इसको क्या समझोगे? इसको समझोगे log 2 ऑन द बेस ई। क्लियर है क्या ये बात? बेस हल्का छोटा सा नीचे ऐसे लिखा होता है, जैसे ऐसे लिखा हो तो बेस 4 है ये।
ठीक है, सिंपल लिखा हो तो ऑन द बेस ई होता है। अच्छा, इसको हम ln2 के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट। तो ln2 लिखूं या log2 लिखूं, एक ही बात है, क्योंकि दोनों के बेस में बाय डिफॉल्ट ई माना जाएगा, इसीलिए हम इसको नेचुरल लॉग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखो बेस जैसा दिख रहा है, ये सच में बेस है। लॉग साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ऑन द बेस 10 क्या होगा बोलो? तो ये होगा 0, ये होगा 0। क्यों होगा 0? क्योंकि लॉग साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो 1 होता है, लॉग 10 ऑन द बेस लॉग 1 ऑन द बेस 10 क्या हो जाएगा? 0। क्यों 10 का पावर 0 रखोगे तो 1 आएगा। ये बताओ क्या होगा? देखो बेस 10 है, दोनों का बेस सेम है, ऐड किया हुआ है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं लॉग 25 मल्टीप्लाई 40 ऑन द बेस 10? यस, 25 चौका 100, 10 का पावर 3 आ जाएगा। तो ये होगा log 10 टू द पावर 3 ऑन द बेस 10, 3 बाहर चला जाएगा, log 10 ऑन द बेस 10 1, 3 आंसर आएगा। यहां पे देखो बेस 10 साफ साफ दिख रहा है, तो इसको लिखोगे आप log 200 बाई 2 ऑन द बेस 10। 200 बाई 2 100 हो जाएगा, 100 को 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 2 चाह बाहर चला जाएगा, 2 log 10 ऑन द बेस 10, ये 2 आएगा। log 200 ऑन द बेस 10, log 200 ऑन द बेस 10 को क्या लिखोगे भाई? log 200 ऑन द बेस 10 को क्या लिखोगे बताओ? log 200 ऑन द बेस 10 को कैसे सॉल्व करोगे? तो 200 को लिखो 100 मल्टीप्लाई 2 ऑन द बेस 10। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इंडिविजुअली आप लिख सकते हो log 100 ऑन द बेस 2, सॉरी बेस 10 है, log 100 ऑन द बेस 10 प्लस log 2 ऑन द बेस 10। log 100 ऑन द बेस 10 हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 0.30, ये हो जाएगा 2.30 इज योर करेक्ट आंसर। हो गया भाई खुश? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो गया। लॉग की प्रॉपर्टी एक बार सारा लिख दूं तुम्हारे सामने, आंख खोल के मेरी आंखों में देख ले इधर। log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू याद रखो 0.30 होता है, log 3 ऑन द बेस 10 की वैल्यू याद रखो 0.48 होता है, log x ऑन द बेस e हो, बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 log x ऑन द बेस 10 लिख लेते हैं, और log m इंटू एन ऑन द बेस e हो तो इसको लिख लेते हैं log m ऑन द बेस e प्लस log n ऑन द बेस e। कहीं log m बाई n ऑन द बेस e हो, इसको लिख लेते हैं log m ऑन द बेस e माइनस log n ऑन द बेस e। कहीं पे ऐसा सिंपल लिखा हो log a ऑन द बेस b, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन log b ऑन द बेस a। कहीं पे लिखा हो log a ऑन द बेस b, इसको लिख सकते हैं log a ऑन द बेस b था ना, तो a ऑन द बेस e डिवाइडेड बाई log b ऑन द बेस e। समझ में आया? सेम स्क्रीन है, चल। तो ये जल्दीबाजी में ये प्रॉपर्टी सारा हमें याद रहना चाहिए। अच्छा और बचा हुआ है, एक पेज और है, कोई बात नहीं। log 1 ऑन द बेस e 0 होगा, log 1 ऑन द 4, log 1 ऑन द बेस 4, बेस 4 है तो ये क्या होगा 0, log a ऑन द बेस a 1। ये बेस है, ये टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, बेस है ये, मैं बोल रहा हूं ना बेस है, ये बेस है। तो log 8 ऑन द बेस 8 1 होगा, log 16 ऑन द बेस 2, तो 16 को लिख लोगे 2 का पावर 4, 4 बाहर चला जाएगा तो ये 4 आएगा, log 2 ऑन द बेस 2। log 20 ऑन द बेस 10, तो इसको लिख सकते हो log 20 ऑन द बेस 10, कहीं लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हो log 20 को लिख लो 10 गुना 2 ऑन द बेस 10, और 10 गुना 2 है तो ये हो जाएगा log 10 ऑन द बेस 10 प्लस log 2 ऑन द बेस 10। क्लियर है क्या? चलिए ये होमवर्क करा दिया खुद सब। नेक्स्ट लास्ट ट्रिगोनोमेट्री के क्लास का होमवर्क ये था, ये मैंने सवाल दिया था, पर्सन एट एन इंस्टेंट फाइंड द एलिवेशन ऑन 40 डिग्री मीटर हाई बिल्डिंग एज 30 डिग्री। तो ए पर पर्सन है, ये मतलब पर्सन का आंख है, आंख से ही तो देखता है, तो क्या अपने पैरों से देखता है क्या? आंख से ही तो देखते हैं, तो आंख से देखा तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जितने एंगल पे हम ऊपर देखेंगे वो होता है एलिवेशन एंगल। तो ऐसे 30 डिग्री देखा, ये डिस्टेंस हमने मान लिया बिल्डिंग का मैन से y। थोड़ी देर बाद वो मैन बिल्डिंग की तरफ मूव करके गया d डिस्टेंस, तो एलिवेशन एंगल 60 हो गया। तो मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल जिसको व्हाइट कलर से बना रहा हूं, देखो ये बाउंड्री बनाया मैंने बड़े वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में tan 30 को परपेंडिकुलर अपन बेस लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर 40 बेस y, तो tan 30 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई y। tan 30 होता है 1/√3, ये हो गया 40 बाई y को इधर ले जाओ, √3 को इधर ले जाओ, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 40√3, √3 यहां गया, y इज इक्वल टू 40√3। उसके बाद जब 60 डिग्री एंगल बना रहा था तो tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस कितना हो जाएगा, ये टोटल y, ये d, तो ये हो जाएगा y माइनस डी।
तो tan 60 40 बटा y माइनस डी, tan 60 की वैल्यू √3, 40 बटा y माइनस डी, y को रख दिया 40 √3 यहां से निकाल के, इस 40 √3 माइनस डी को इस √3 से मल्टीप्लाई किया तो 40 √3 3 हो जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाई 3 120 माइनस डी √3 माइनस डी √3 इज इक्वल टू 40, माइनस डी √3 को उधर ले गया, 40 को इधर लाया, तो 120 में से ये 40 जाएगा तो 80 इज इक्वल टू डी √3, तो डी इज इक्वल टू 80 बाई √3। कैसा लगा ये सवाल सॉल्व करके बताओ? क्या फिजिक्स में ऐसे सवाल आएंगे? ऑप्टिक्स में खूब आते हैं ऐसे, लॉज ऑफ मोशन में, ऑप्टिक्स में भर भर के तो ऐसे सवाल बनते हैं tan थीटा के एप्लीकेशन से। बताओ हाँ या ना। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ tan 3 डिग्री। तो tan 3 डिग्री को ना जल्दीबाजी में बच्चा कहता है कि कंसेप्ट सीख लिया, एंगल जब स्मॉल हो तो थीटा थीटा होता है, tan 3 डिग्री को 3 डिग्री लिख लेता है, गलत है। देखो जब थीटा अकेला हो तो रेडियन में लिखो, तो 3 डिग्री को कन्वर्ट करोगे पाई रेडियन बटा 180, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा 60, पाई बाई 60 रेडियन पाई बाई 60 रेडियन सही है। लेकिन tan 3 डिग्री को हम sin 3 डिग्री भी तो लिख सकते हैं, जब एंगल स्मॉल हो तो sin थीटा और tan थीटा की वैल्यू बिल्कुल सेम आती है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बोथ 2 and 3, फोर्थ आंसर होगा क्या? आंसर क्या होगा बेटा? 4। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, तैयार है? चलिए क्लास शुरू करते हैं मेन। कोई बात नहीं, 10 मिनट में 2 क्लास का होमवर्क रिवाइज हो गया, खुश रहो। ये जरूरी है कि कनेक्शन बना रहे, है ना, कुछ चीज छूटे नहीं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, चलो अब फटाफट मुझे ये बताओ, फटाफट सिद्धार्थ सिंह चौहान, इसमें tan ही क्यों लिया? क्योंकि हाइपोटेन्यूज नहीं पता था बेटा। मतलब तू एक बार 10वीं करके आ, मैं मतलब ईमानदारी से कह रहा हूं, सजेशन दे रहा हूं, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम नॉन वैल्यूज के टर्म्स में जाते हैं। जैसे यहां पे tan 30 इसलिए लिया क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर बिल्डिंग की हाइट पता है और बेस के टर्म्स में क्वेश्चन बनाया है कि डिस्टेंस बताओ, तो दिया ये है, पूछा ये है और एंगल दिया है, तो tan 30 तो लूंगा। बेस ई नहीं होगा क्या? बेस जहां ई होगा वहां ई लेना। सिद्धार्थ को इसको ब्लॉक करो, ये पगला है, गधा कहीं का। बेस नहीं दिया तो 10 मान लिया जाता है। इसको कौन सी भाषा में मैंने अभी पढ़ाया है कि बेस नहीं दिया हो तो ई मानते हैं? मधुरिया दास नाम तो क्या है, मधुरजिया दास। बाय डिफॉल्ट 10 नहीं लेते हैं, बाय डिफॉल्ट तो तू गधा हो गया। बाय डिफॉल्ट तुम्हें इंसान होना चाहिए था, लेकिन बाय डिफॉल्ट तू गधा हो गया। एक cos 3 डिग्री को एक्सप्लेन करिए, पिछले क्लास में जाके पढ़िए बेटा। पिछले क्लास में साफ साफ मैंने बताया है cos 3 डिग्री में ये एंगल क्या है? 3 डिग्री छोटा है, तो जब भी cos में एंगल छोटा होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। cos थीटा में थीटा जब स्मॉल हो तो वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। क्यों हो जाता है? ग्राफ से भी बताया था कि cos थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब इसमें अगर मैं यहां पे थीटा को 0 रख रहा हूं तो 1 आ रहा है, थीटा को 1 2 3 4 डिग्री रखूंगा तो देखो ये 1 ही नहीं है। देखो तो ग्राफ तो यहां पे एकदम छोटा पोर्शन देखो ग्राफ का। बेटा इस पोर्शन को ना मैग्नीफाई करो, मैग्नीफाई करो, तो क्या तुम्हें ये सीधा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बताओ, मैग्नीफाई करो ना। मैंने जो सर्कल किया उसको मैग्नीफाई करो, तो जो मैंने सर्कल किया उसको मैग्नीफाई करोगे, मैग्नीफाई, तो तुमको ऐसा लाइन दिख रहा है। देख, इसको मैग्नीफाई करो माइक्रोस्कोप से, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई करो माइक्रोस्कोप से, तो ये वाला पोर्शन, ये स्ट्रेट लाइन और ये देखो सीधा स्ट्रेट दिख रहा है। मतलब ये वैल्यू यहां पर देखोगे, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब पर क्या है? 1 है। समझते हो? मैग्नीफाई क्लियर करके दिखा रहा हूं वहां पर, देख ध्यान से भाई। इतना अच्छा विजुअलाइजेशन है कि मैं तुम्हें यहां ग्राफ से भी समझाया और मैं तुम्हें इससे भी समझा रहा हूं कि जब एंगल छोटा होता है बेटा तो इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, परपेंडिकुलर छोटा हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज और बेस बराबर होंगे, बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर होंगे। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब एंगल छोटा हो रहा है तो परपेंडिकुलर बहुत स्मॉल होगा, तो स्मॉल का होल स्क्वायर और स्मॉल होगा, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर होंगे। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में कट जाएगा तो ये 1 आएगा। भाई साहब समझने में इतना मुश्किल लग रहा है तुम्हें, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं फेज की। फेज क्या होता है? व्हाट इज फेज? तो मैंने जैसे आपने पढ़ा होगा एसएचएम में, अल्टरनेटिंग करंट में, वेव में, बहुत सारी चीजें पढ़ा होगा। क्या? y इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखा है मैंने,
ठीक है, ये इक्वेशन लिखा है, यहां पे बहुत सारा गोला कर दिया, ये इक्वेशन लिखा है y इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस 5। इससे आप फैमिलियर है? हाँ, ये तो एसएचएम में भी लिखते हैं, बेब में भी लिखते हैं, बेब ऑप्टिक्स में भी लिखते हैं, इससे हम फैमिलियर है। अब इसमें मैंने फाई को सर्कल करके बोला क्या इसको फेज बोलते हैं, या ओमेगा टी को फेज बोलते हैं, या ओमेगा टी प्लस 5 को फेज बोलते हैं, या इस पूरे साइन ओमेगा टी प्लस 5 को फेज बोलते हैं, इस 4 नंबर को फेज बोलते हैं। वास्तविकता में फेज बोलते किसको है? वास्तविकता में फेज बोलते किसको है? एक बार और बोलिए सर। tan 3 डिग्री और sin 3 डिग्री। सर बोल दिया। अर्जिता सरकार कह रहे सर प्लीज एक बार और बोलिए। tan 3 डिग्री बराबर sin 3 डिग्री। बोल दिया सर। tan 3 डिग्री बराबर sin 3 डिग्री। एंगल छोटा। अरे लेक्चर, लास्ट लेक्चर रिवाइज करके नहीं आते हो क्या? लास्ट लेक्चर रिवाइज करके नहीं आते हो क्या? सर sin 3 डिग्री कैसे आया बता दीजिए। अरे यार क्या है यार, बता दीजिए। कितने फटकार मारूं ये नहीं सुधरेंगे। 4 साइन ओमेगा टी प्लस 5, 4 साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसमें फेज कौन सा है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की 4 नंबर? एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर? बताइए। तो बेटा फेज का असली मतलब होता है व्हाट इज फेज? फेज इज नथिंग बट अ एंगल एट अ टाइम। एंगल को हम फेज कहते हैं। तो इसमें फाई जो है ना वो भी एक एंगल है, और ओमेगा टी भी एक एंगल है। थीटा बराबर ओमेगा टी लिखते हैं ना, ये थीटा की जगह पे ओमेगा टी लिखा है। भाई साहब इस पे रिसर्च मत करने बैठ जाना, ओमेगा टी क्या होता है। थीटा की जगह पे लिखा है, इसको थीटा मान। तो एंगल को ही हम फेज कहते हैं। ये जो फाई होता है ना वो टी इज इक्वल टू 0 पर आता है। जैसे मान लो इस इक्वेशन में मैं टी इज इक्वल टू 0 रखूं, अगर मैं इस इक्वेशन में टी इज इक्वल टू 0 रखूं, अगर मैं टी 0 रखूं तो y बराबर होगा 4 साइन। टी को जब 0 रखोगे तो ये बचेगा सिर्फ फाई। तो ये तुम्हारा फेज है, लेकिन ये जनरलाइज फेज है क्या? नहीं, फेज एट टी इज इक्वल टू 0 है। टी इज इक्वल टू 0 पे फेज आया। फेज इज नथिंग बट अ एंगल। फेज इज नथिंग बट अ एंगल। फेज इज नथिंग बट अ एंगल। तो ये फेज कब आया है? टाइम 0 रखने पे। किसी टी टाइम पे फेज क्या होगा? ये वाला 3 नंबर वाला, ये फेज होगा। इसको हम फेज कहते हैं, इसको हम फेज कहते हैं। फेज इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 5, इसको हम फेज कहते हैं। फेज एट टाइम टी, इसको हम क्या कहते हैं? फेज। अब हमें पढ़ना है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम का मतलब क्या होगा? फेजर डायग्राम का मतलब क्या होगा कि एंगल का डायग्राम। फेज मतलब एंगल, और मैं बोल रहा हूं फेजर डायग्राम मतलब एंगल का डायग्राम। मतलब यहां पे जो अंदर में एंगल है ना उसका कुछ डायग्राम बनाएंगे। उसका डायग्राम बनाने से पहले मैं तुम्हें 2 इक्वेशन देता हूं। y इज इक्वल टू, चलो मैंने यहां पे इक्वेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू, ये आप एसएचएम में, वेव में और एसी में एज इट इज पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। 2 वेव आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y1 बराबर 4 साइन 3t। ये एज इट इज नीट में भी सवाल आपको मिल सकता है और आया हुआ ऐसा सवाल। y1 बराबर 4 साइन 3t एंड y2 बराबर, यहां पे लिखा है बेटा ध्यान से देखिए, y2 बराबर 4 साइन 3t प्लस पाई बाई 2। क्या लिखा है? 3t प्लस पाई बाई 2। अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है? डिटरमाइन द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव। डिटरमाइन द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव। तो देखोगे y1 बराबर आपका है 4 साइन 3t और y2 बराबर है 4 साइन 3t प्लस पाई बाई 2। बड़ा सिंपल सवाल मैंने पहले दिया है ताकि तुम देख लो। 4 साइन 3t एंड 4 साइन 3t प्लस पाई बाई 2, इन दोनों में फेज डिफरेंस क्या है? सर फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस। इसका फेज है ये θ1 बोल देते इसको, और इसका ये फेज है θ2, तो θ2 माइनस θ1 फेज डिफरेंस। अब 3t प्लस पाई बाई 2 माइनस 3t करोगे तो 3t से 3t कटेगा, पाई बाई 2 बचेगा। एकदम बेसिक से चल रहा है, एकदम बेसिक से चल रहा है। तो पाई बाई 2 क्या आ गया आपका?
फेज डिफरेंस। अच्छा, इसमें आगे कौन चल रहा है सर? इसमें आगे y2 चल रहा है। आप कह सकते हो y2 लीड्स, y2 लीड्स। भाई साहब एसी एसएचएम बेब सबका कंसेप्ट यहां पे समझ आ जाएगा तुम्हें। y2 लीड्स बाई पाई बाई 2 बाई y1। y2 पाई बाई 2 से y1 से लीड कर रहा है, हां या ना? लीड कौन कर रहा है? y2 लीड कर रहा है। कितने एंगल से लीड कर रहा है? पाई बाई 2 से लीड कर रहा है। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट सवाल देखो। ये नेक्स्ट सवाल देखो। सलमा कुछ लोग जीवन में सुधर ही नहीं सकते। सलमा कह रही सर tan 3 भी तो होगा सर। लिख ले तू सलमा, tan 3 डिग्री को तू 3 ही लिख। नहीं नहीं, tan 3 को तू 3 ही लिख सलमा। सर tan के पावर 200 का आंसर बता दीजिए। मैंने आंसर नहीं बताया tan के पावर 200 का। नेहा पूछ रही है tan के पावर क्या लिखा है? log 10 का पावर 200। तो मैंने आंसर नहीं बताया? बताया तो है, वही तो आ जाएगा। आ तो गया आंसर। कहां है 10 के पावर 200 भाई? कौन सा 10 का पावर? log 10 का पावर 200। क्या नशा करके बैठे हैं? जो समझा रहा हूं वो समझते नहीं है। यहां पे सवाल पूछा वो करेंगे नहीं। कहा था? अच्छा, ये सवाल दिया गया, फेज डिफरेंस बताइए। कोई बात नहीं, यहां फोकस करो बेटा, जो समझा रहा हूं ये समझो, फालतू के सवाल मत पूछो। 4 sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6 एंड y2 क्या है? 4 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। अब ये प्लस और माइनस लिखने का क्या मतलब होता है? प्लस लिखने का मतलब होता है कि ये साइन के फंक्शन में ओमेगा टी से पीछे चल रहा है पाई बाई 6, और ये साइन के फंक्शन में ओमेगा टी से आगे चल रहा है पाई बाई 6। ये इसका मतलब होता है। अच्छा, तो इसमें दोनों में फेज डिफरेंस कितने का होगा? फेज डिफरेंस होगा ना, जीरो तो नहीं होगा फेज डिफरेंस। नहीं, जीरो नहीं होगा। इसमें y2 लीड कर रहा है। देखो ध्यान से, कौन लीड कर रहा है? y2 लीड कर रहा है। अगर मैं ढंग से बताऊं तो इस एंगल को तुम मान लो θ2 और इस एंगल को मान लो θ1। तुम्हें फेज डिफरेंस निकालना है तो बुद्धि से भी तुम देख सकते हो कि फेज डिफरेंस में तुम कुछ भी निकालो, θ1 माइनस θ2 निकालो या θ2 माइनस θ1 निकालो, अपने हिसाब से तुम निकाल सकते हो। एग्जैक्टली कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है वो निकालना है तो देख लो कि ओमेगा टी प्लस 5/6 तो ये आगे चल रहा है, तो जो आगे चल रहा है उसका फेज ज्यादा होगा, जो पीछे चल रहा है उसका फेज कम होगा। तो बड़े में से छोटा घटाओ पॉजिटिव आएगा, और θ1 में से θ2 घटाओगे निगेटिव आएगा। तो θ2 बताओ क्या है? θ2 है बेटा ओमेगा टी प्लस π/6 माइनस θ1 है ओमेगा टी और प्लस π/6। ये प्लस कैसे हुआ? तो जब माइनस करोगे इसको सब घटाओगे तो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहां से ओमेगा टी से ओमेगा टी घटेगा, π/6 2π/6, तो ये आ गया π/3। इसमें से लीड कौन कर रहा है? y2 लीड कर रहा है। y2 लीड्स π/3। यही है क्या? y2 π/3 से लीड कर रहा है क्या? एक बार बता दो फटाफट एक बार बता दो फटाफट कि सबको ये चीज क्लियर हो गया? हाँ सर, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। द हार्मोनिक फंक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y1 बराबर 2 sin पाई टी। 2 एम्पलीट्यूड होता है बेटा, ये एसएचएम में और वेव में एसी में आपने पढ़ा होगा, sin ओमेगा टी, एंड y2 बराबर 2 sin ओमेगा टी प्लस π/2। व्हाट इज द फेज डिफरेंस? अरे भाई तो साफ साफ दिख रहा है कि π/2 से आगे चल रहे, तो हमने कर लिया है, ये तो हमने कर लिया। मिटा देता हूं, ये कर लिया ना बेटा। ये है sin ओमेगा टी, सॉरी sin पाई टी, और ये है sin पाई टी प्लस π/2। अच्छा, यहां पे 2 के जगह पे 4 भी लिख दूं ना तो इसको अंदर वाले फेज से कोई मतलब नहीं है। अंदर का फेज ये पाई टी है, अंदर का फेज पाई टी प्लस π/2 है। क्या π/2 है? इसको डिलीट कर दूं क्या? ये कर चुके हो क्या? बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। y1 बराबर 2 sin 5 पाई टी एंड y2 बराबर 2 cos 5 पाई टी माइनस π/3। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव फ्रंट? ठीक है, 2 वेव दिया हुआ है, एक वेव ये है एक वेव ये है। पहला वेव है बेटा y1 बराबर 2 sin 5 पाई टी एंड y2 बराबर है 2 cos 5 पाई टी माइनस π/3। अब इसका फेज डिफरेंस कितना है? सर बहुत आसान है,
इसका फेज डिफरेंस देखोगे तो ये 5 पाई टी, ये 5 पाई टी से पाई बाई 3 पीछे, तो इसका सिंपल फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई बाई 3। लीड कौन कर रहा है? y1, ये आंसर आ जाएगा। अब ये है रॉन्ग, ये है रॉन्ग। अब बताओ ये रॉन्ग क्यों है? बिल्कुल पाई बाई 3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, 180 बटा 3 60, हाँ 60 डिग्री। पाई बाई 3 को 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन ये है गलत। अब पाई बाई 3 तो तुम जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। तुमने क्या किया, इसमें से ये घटा दिया, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि अभी तक जो मैंने सवाल दिए थे उस सारे ही सवाल में मेन फंक्शन साइन और साइन का था, सेम था। ये साइन और ये कॉस है। तो अब कैसे होता ही अभी? तो अब बताओ फेज डायग्राम उससे होगा। अच्छा अभी तक तो सेम था साइन साइन में, अब कैसे करें? तो अभी के लिए हमें सीखना पड़ेगा थोड़ा सा फेज डायग्राम। फेज डायग्राम मतलब एंगल का डायग्राम साइन और कॉस के साथ। अब यहां पर ध्यान से ग्राफ देखना, साइन और कॉस थीटा। ग्राफ, डायग्राम नहीं, फेजर डायग्राम नहीं, ग्राफ में बना रहा हूं। साइन थीटा का ग्राफ ऐसे चलता है, हां, और कॉस थीटा का ग्राफ क्या ऐसे चलता है? देखना भाई, नहीं गलत बनाया क्या? ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, फिर यहां मैक्सिमम, फिर यहां पे मिनिमम, ऐसे चलता है। ठीक है, ये कॉस का ग्राफ है। कॉस की वैल्यू 1 कब होती है? 0 डिग्री पर। और साइन की वैल्यू 1 कब होती है? 90 डिग्री पर। साइन थीटा 1 को कब अटेंड करता है? साइन थीटा 1 को अटेंड करता है 90 डिग्री जाने के बाद। और कॉस थीटा 1 को कब अटेंड करता है? 1। तो आगे कौन चल रहा है, साइन थीटा या कॉस थीटा? जैसे मैं यहां पे सिंपल लिख दूं साइन थीटा और कॉस थीटा, तो अगर मैं साइन थीटा में थीटा को 0 रखूंगा तो साइन 0 क्या होगा? 0। और कॉस थीटा में थीटा को 0 रखूंगा तो कॉस 0 क्या होगा? 1। मतलब कॉस 0 डिग्री ही 1 है, साइन 0 तो 0 है। साइन 1 को कब अटेंड करेगा? 90 डिग्री बाद, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो t इज इक्वल टू 0 पे, थीटा इज इक्वल टू 0 पे, जहां पर कॉस है वहां पर साइन को पहुंचने के लिए कितना एंगल चलना पड़ेगा? 90 डिग्री। क्या कहना सही है? मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कॉस 0 डिग्री पर ही 1 आ गया, साइन 0 तो 0 है। अब साइन को कितना एंगल आगे चलना पड़ेगा 1 वैल्यू अटेंड करने के लिए? सर कॉस की तो 0 डिग्री पे ही 1 हो गई, अब साइन की 0 डिग्री पे 0 है, इसको 90 डिग्री आगे चलना पड़ेगा 1 को अटेंड करने के लिए। तो हम इस थीटा 0 पर रेफरेंस मानते हैं, इसको रेफरेंस मानते हैं, और यहां से देखते हैं कि कौन आगे चल रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि साइन से आगे चलता है कॉस थीटा? कितना आगे चलता है? पाई बाई 2 आगे चलता है। कॉस थीटा पाई बाई 2 आगे चलता है साइन से। ठीक है, कॉस थीटा लीड करता है, कॉस थीटा लीड करता है। ये रेफरेंस बनाया हमने, इसका कोई यूनिवर्सल वो नहीं, रिसर्च नहीं है सर क्यों ही लीड करता है, वो क्यों वाला बात नहीं। इसको एक्स एक्सिस क्यों कहते हैं? प्लस एक्स एक्सिस क्यों कहते हैं? इसको माइनस एक्स एक्सिस क्यों कहते हैं? बता क्यों कहते हैं प्लस एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस? इसको क्यों कहते हैं? सर प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस बस रेफरेंस है, इसलिए कहते हैं। उसी तरीके से यहां पर रेफरेंस हमने 0 डिग्री पे माना। 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू 0 और कॉस की वैल्यू 1 है। कॉस ऑलरेडी 1 पर है, साइन को 1 पर जाने के लिए 90 डिग्री आगे चलना पड़ेगा। मतलब आप कह सकते हो कि कॉस थीटा लीड्स बाय साइन थीटा थ्रू एंगल पाई बाई 2। क्या मैं ये कह सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा लीड्स बाय साइन थीटा थ्रू एंगल पाई बाई 2, एंगल पाई बाई 2? क्या मैं ये कह सकता हूं? हां सर कह सकते हो। अब यहां पर हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। इस फेजर डायग्राम में एक हम लेते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाइन खींचते हैं, और दूसरा लेते हैं हम वाई एक्सिस के लॉन्ग लाइन। ये हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग लाइन लिया। अब साइन थीटा या साइन ओमेगा टी का ये हम रेफरेंस मान लेते हैं। जैसे साइन ओमेगा टी का हमने ये रेफरेंस मान लिया। अब कोई भी वेव इक्वेशन, एसएचएम का इक्वेशन या अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन अगर मान लो ऐसा है I1 बराबर 10 साइन ओमेगा टी, तो हम बोलेंगे कि एक्स एक्सिस पर हमने साइन थीटा का रेफरेंस मान लिया।
तो अगर कोई भी वेव इक्वेशन या वेव फंक्शन साइन ओमेगा टी में होगा तो उसको हम एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे। बस इसी को कहते हैं फेजर डायग्राम, इसी को कहते हैं फेजर डायग्राम। 10 साइन ओमेगा टी, अब 10 साइन ओमेगा टी को इधर हमने रेफरेंस मान लिया। सर इसी में क्यों माना, इसमें क्यों नहीं माना? आप मान सकते हैं। अगर मान लो कोई दूसरा करंट का इक्वेशन ये है, I2 बराबर 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन आगे चल रहा है, I1 की I2? सर ये तो सिर्फ साइन ओमेगा टी में है। हां, तो सिर्फ साइन ओमेगा टी का रेफरेंस ये माना है, मतलब I1 को आप इधर ऐसे प्लॉट कर सकते हो, किसकी वैल्यू 10 है और लाइन साइन ओमेगा टी में। अब ये 10 साइन ओमेगा टी में ऐड किया है, प्लस है, प्लस का मतलब आगे, और जब प्लस करते हैं तो वो एंगल एंटी क्लॉकवाइज में जाता है, डिफरेंस कहां जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो I2 आगे कितना आगे है, पाई बाई 6। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम जाएंगे पाई बाई 6, कहां से, साइन ओमेगा टी से। तो ये हो जाएगा आपका रेफरेंस लाइन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। मतलब फेज अगर ओमेगा टी को हो साइन के साथ तो ये लाइन, और इससे पाई बाई 6 ऐड कर दिया हमने, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 का ये लाइन होगा, इधर आप प्लॉट करोगे I2 को। इसको कहते हैं फेजर डायग्राम। अब तुमने ही तो बोला था कि I1 I2 में I2 आगे चल रहा है, कितने से आगे चल रहा है, पाई बाई 6 के आगे चल रहा है। देखो ये I1 का लाइन, ये I2 का लाइन, दोनों में देखो पाई बाई 6 का फेज डिफरेंस है। ओ भाई साहब बहुत आसान है यार, इतना बेसिक से बता रहा हूं। देख I3 मान लिया है 10 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। अब मुझे बता कि ये आगे चल रहा है साइन ओमेगा टी से कि पीछे चल रहा है। सर एंगल ओमेगा टी में से पाई बाई 3 घटाया है, तो निगेटिव कब करते हैं, जब क्लॉकवाइज में जाते हैं। तो ये पीछे चल रहा है पाई बाई 3 से, इस एंगल से, इस रेफरेंस से पीछे चल रहा है। साइन ओमेगा टी में पाई बाई 3 घटाया है, तो ये किधर होगा लाइन, गेस करके बताओ। सर ये इधर होगा, ये माइनस पाई बाई 3 क्लॉकवाइज में जाएंगे, और ये होगा इधर आपका I3। क्यों, क्योंकि ये लाइन बनेगा साइन ओमेगा टी का जो रेफरेंस है उसमें से पाई बाई 3 घटा दिया। ये सारा खेल किसका है, फेज का। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम। ये ग्राफ नहीं, ये क्या है, फेजर डायग्राम। बताओ ये चमक रहा है, हां। अब मान लो कोई इक्वेशन है तुम्हारा I4 10 कॉस ओमेगा टी। अब हमें ऑलरेडी पता है साइन ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे चलता है कॉस, तो साइन ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे चलता है कॉस, तो ये कॉस का रेफरेंस लाइन हो जाएगा ओमेगा टी, खत्म। सर 90 डिग्री से आगे चलता है, तो अगर कोई इक्वेशन ऐसा होता, मान लो ये नहीं है इक्वेशन, I4 ये है, क्या है, 10 साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो इसको कहां प्लॉट करते बताओ, 90 लिखो या पाई बाई 2 लिखो, इसको कहां प्लॉट करते? मैंने कॉस लिया ही नहीं, छोड़ दो, मुझे नहीं पता कॉस कहां होता है, नहीं जानता ही नहीं, मैं कॉस वॉस नहीं जानता, मैं कॉस वॉस कुछ नहीं जानता, मैं कॉस वॉस कुछ नहीं जानता। मैं ये जानता हूं कि I4 है 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो साइन ओमेगा टी होता तो इस लाइन में, साइन ओमेगा टी से पाई बाई 6 आगे, तो ये साइन ओमेगा टी से पाई बाई 3 पीछे, तो ये, और अगर साइन ओमेगा टी में 90 डिग्री ऐड कर दिया तो कहां जाएगा? सर साइन ओमेगा टी में 90 डिग्री ऐड करोगे तो 90 डिग्री पूरा ऐड करोगे तो यहां पहुंचेगा। मतलब इस लाइन को हम कहेंगे साइन ओमेगा टी प्लस 90, यही कहेंगे। ओमेगा टी में 90 ऐड किया, हां। अब मुझे बताओ क्या साइन ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे चलता है कॉस ओमेगा टी? हां, तो ये लाइन तो कॉस ओमेगा टी का है, हां है। और असल में फेज चेंज के कंसेप्ट से भी तो ये पढ़ा था, साइन 90 प्लस थीटा, अरे प्लस ही तो है, ओमेगा टी इसको बोलो या इसको बोलो, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ये प्रूफ हो गया, फेजर डायग्राम से प्रूफ हो गया। ले पता भी नहीं चला ना पता भी नहीं चला ना, तो यही तो पढ़ता है फेज चेंज में, फंक्शन चेंज में, कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? क्या मैंने साइन ए प्लस बी से इसको प्रूफ भी किया है? तेरे आंख के सामने प्रूफ करता हूं, चल। साइन ए प्लस बी को क्या लिखते हैं? सर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये लिखते हैं। हाँ, कॉस 90 जीरो होता है, ये खत्म, साइन 91, ये कॉस थीटा बचेगा, तो सिंपल कॉस थीटा बचा। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, हाँ होता है, ये ए प्लस बी से प्रूफ किया। और वैसे भी फंक्शन चेंज मैंने तुम्हें कल डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन में बता दिया है। हाँ, ये साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। हाँ, साइन ये थीटा असल में ओमेगा टी थीटा, साइन थीटा प्लस 90 क्या होगा, यहां जाएगा, और ये किसका लाइन है? कॉस का लाइन है।
मतलब मैं तुम्हें एक ही चीज को कितने तरीके से बता दिया? 3 तरीके से। ले प्रूफ हो गया। अब सुनना, जो फंक्शन चेंज करके तू करता था ना, उसमें भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। बड़े बड़े सवाल एसएचएम, वेव और अल्टरनेटिंग करंट के सीधा लाइन प्लॉट करके सॉल्व करना सिखा दूंगा। तो ये अगर साइन का लाइन है तो ये कॉस का, देख सिंपल कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस 90 इज कॉस ओमेगा टी। ये कॉस का लाइन, ये कॉस का लाइन, ये माइनस साइन ओमेगा टी का लाइन। और बड़ा आसान है, ये प्लस एक्स एक्सिस तो ये माइनस एक्स एक्सिस, ये साइन ओमेगा टी तो ये माइनस साइन ओमेगा टी, ये कॉस तो ये माइनस कॉस ओमेगा टी। बस इतने की जरूरत थी। अब तुम्हें इस तरह के सवाल में घटाना पड़ता था ना, सबट्रैक्ट करना पड़ता था ना, अगर थोड़ा लेंदी आ गया तो और मुश्किल से। अब आगे सवाल ये है, मान ले अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? ध्यान से देखो, फेजर डायग्राम बनाएंगे। कुछ नहीं करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। हम ऐसे एक लाइन बनाएंगे, ये अगर साइन ओमेगा टी है तो साइन 5 पाई टी, अरे 5 पाई टी ओमेगा का ही तो फंक्शन है, तो साइन 5 पाई टी को इधर मान लो, ठीक है। और ये है कॉस 5 पाई टी में से पाई बाई 3 पीछे, तो कॉस ओमेगा टी या 5 पाई टी से कितना पीछे? पाई बाई 3 पीछे। तो ये पाई बाई 3 कॉस ओमेगा टी से पीछे है, तो इधर आएगा y2, इधर आएगा y1। अब इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया बोलो? पाई बाई 6। आंसर कितने लोगों को समझ में आया बताओ? अब ना तो मैंने फंक्शन चेंज करी, अब यहां पे मजदूर, निहायती मजदूर किस्म के इंसान क्या करते हैं? निहायती मजदूर किस्म के इंसान यहां पे फंक्शन चेंज के फॉर्मूले से पहले कॉस को साइन में बदलते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद फेज को घटाते हैं। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। ये साइन में है तो y1 इधर, क्योंकि ये प्योर साइन में है, और ये कॉस, प्योर कॉस से पाई बाई 3 पीछे, तो कॉस यहां होगा, उससे पाई बाई 3 पीछे होगा, तो ये होता है टोटल पाई बाई 2। पाई बाई 2 में से पाई बाई 3 घटाओ, पाई बाई 6। अच्छा घटाना नहीं है, ओ आई एम सॉरी, इसको घटाना नहीं है। बबुआ घटाओ सीखा हो, बबुआ घटाओ सीखा। ये होई पाई बाई 2, ए में से पाई बाई 3 घटेबा तो एलसीएम 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये 3 यहां जाएगा, 3 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई में से 2 पाई जाएगा तो पाई बाई 6, पाई बाई 6। घटाओ नहीं है, घटाओ नहीं, ओके घटाओ नहीं है, घटाओ। कॉस साइन में तो कैसे फेज निकालते हैं? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तनिषा घोष, मैं यहां पे बंगाली पढ़ना सिखा रहा हूं ना। प्लीज सर, प्लीज रिपीट सर, प्लीज हेल्प अस। रिपीट करो सर। सर कैसे हुआ? सर एक बार और बता दो। सर पाई बाई 6 समझ लिया, घटाओ नहीं समझ में आया था, अब बता समझ में आया कि नहीं आया? बेटा ये डीपीपी के सॉल्यूशन में बता दिया है भाव्या बेटा, मैं तेरे साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा, मैं तेरा बहुत ध्यान रखता हूं, तुम्हें पता नहीं है ना? वो मैंने बता दिया। पता कैसे चलेगा कौन लीड कर रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल। ये इससे पता चलेगा, जो फंक्शन जितना एंटी क्लॉकवाइज में ज्यादा होगा तो उसका एंगल ऐड होता जाएगा, तो जो एंटी क्लॉकवाइज में आगे होगा वो लीड करेगा। ये बढ़िया सवाल पूछा। जो एंटी क्लॉक में जितना आगे होगा वो उतना लीड करेगा। चलो घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। जैसे एक सवाल ये है, हम बहुत सारे सवाल करेंगे तो आपको धीरे धीरे बेटा समझ आ जाएगा, चिंता मत करो, तुम्हें समझ आएगा। देख, I बराबर 10 साइन थीटा प्लस पाई बाई 3, ओके। V बराबर 10 कॉस थीटा माइनस पाई बाई 6। क्लियर है क्या? ओके। देखो, I बराबर 10 साइन थीटा प्लस पाई बाई 3 है, ओके सर। 10 साइन थीटा प्लस पाई बाई 3 है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि साइन थीटा से पाई बाई 3 आगे चलेगा क्या? ये मैं यहां पे साइन थीटा का रेफरेंस लेता हूं, तो ये साइन थीटा में ही कि साइन थीटा से पाई बाई 3 आगे है? बताओ। ये साइन थीटा से पाई बाई 3 एंगल आगे है। सर बहुत बढ़िया, पाई बाई 3 आगे है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा में देखो फेज में क्या किया? ऐड किया है। ओके सर, ये साइन में है क्या? नहीं, ये तो कॉस थीटा में है, और सीधा कॉस थीटा होता तो इस लाइन में मानते, सिंपल कॉस थीटा होता तो इस लाइन में मानते। ये कॉस थीटा में, कॉस में थीटा से पाई बाई 6 पीछे, तो यहां से पाई बाई 6 पीछे, तो यहां से पाई बाई 6 पीछे, इसी लाइन पे ओवरलैप होगा। तो वास्तविकता में करंट एंड वोल्टेज आपका सेम फेज में है, सेम फेज में है। अब ये सॉल्व करने के लिए ईमानदारी से बताओ तुमने किया ही क्या? ये तो हर बार करते हो, एक डायग्राम बनाया,
साइन से पाई बाई 3 आगे, कॉस से पाई बाई 6 पीछे, दोनों एक ही लाइन पे, फेज डिफरेंस 0। और मजदूरी से करते तो किया ही होगा कभी ना कभी। कमेंट बॉक्स में देखो, आग लगा दी बच्चों ने, सबका जवाब 0 आ रहा है। और यहां आ रहा होगा रिपीट। थैंक यू सर, आ गया। ओह माय गॉड, यू आर वेलकम। एक बार और प्लीज, एक बार और। नहीं, अब नहीं। अगर माइनस की जगह प्लस होता तो क्या होता है आंसर? माइनस की जगह पे प्लस होता। देखो ना, ये प्लस है, देखो प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे वहां से, और माइनस है तो वहां से क्लॉकवाइज में जाएंगे। क्लॉकवाइज का मतलब निगेटिव एंगल, माइनस निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। हाँ मानसी बेटा, बिल्कुल। बताओ, सही है? आओ देखो इधर, द इक्वेशन ऑफ द वेव गिवन एज, वेव इक्वेशन भाई, ये फिजिक्स में पूरा का पूरा काम आएगा। 3 sin 4 पाई टी, और ये है 3 cos 4 पाई टी प्लस पाई बाई 3। अब इन दोनों में फेज डिफरेंस बताओ कितने का होगा, और इन दोनों को ऐड भी करो। डिटरमाइन द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव एंड इक्वेशन ऑफ सुपर इंपोज्ड वेव, सुपर इंपोज्ड वेव। आओ इंटरफेरेंस भी तुम्हें आज ही पढ़ा देते हैं, खत्म करते हैं ये कहानी। ये सेम चीज बेटा आपको एसएचएम में पढ़ना है, सेम चीज आपको वेव में पढ़ना है, और सेम चीज आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है। पूरे ट्रिगोनोमेट्री में जो सबसे ज्यादा काम आएगा वो यही आएगा। क्या बोला मैंने? पूरे ट्रिगोनोमेट्री में जो सबसे ज्यादा काम आएगा वो यही आएगा। अगेन आई रिपीट, पूरे ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा काम आएगा वो यही आएगा। द इक्वेशन ऑफ द वेव गिवन एज 3 sin 4 पाई टी। कुछ नहीं करेंगे हम, मुन्ना तुम कुछ नहीं करोगे, 2 लाइन खींचोगे। मुन्ना तुम 2 लाइन खींचोगे। सिंपल साइन ओमेगा टी का रेफरेंस इधर मानोगे तो सिंपल ये है तुम्हारा साइन ओमेगा टी। ये जो भी वैल्यू हो अंदर में 5t 60 कुछ भी लिखे, ये है तो ओमेगा ही ना, ओमेगा को 4 पाई बोल दिया बस। तो साइन और ये तुम्हारा थीटा, तो इधर आ गया तुम्हारा y1 बराबर 3 इस लाइन में, साइन 4 पाई टी। और ये क्या है? 3 cos 4 पाई टी से पाई बाई 3 आगे, तो 3 cos 4 बाई टी से पाई बाई 3 आगे, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री आगे, ये आएगा 3 60 डिग्री आगे, पाई बाई 3 60 डिग्री आगे। तो इस दोनों में फेज डिफरेंस कितने का आ गया? तो ये 90 और पाई बाई 3 60 होता है, तो 150 डिग्री, 150 डिग्री, खत्म। 150 डिग्री को कन्वर्ट करोगे अगर रेडियन में तो क्या लिखोगे? 150, और 1 डिग्री को आप लिखते हैं पाई रेडियन बटा 180, पाई रेडियन बटा 180। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करोगे ना, 3 से कैंसिल करोगे तो ये होगा 5, ये 6, 5 पाई रेडियन बाई 6 इज योर आंसर। अच्छे से समझ आया क्या? अब है इक्वेशन ऑफ सुपर इंपोज्ड वेव। देखो ये 3 और ये भी 3, ये एक्चुअल में वेक्टर की तरह ऐड करते हैं, क्योंकि ये इस तरफ है 3 और ये कितने डिग्री पर है? 150 डिग्री पर इधर है 3। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? देखो इनका ये वेक्टर में सिखाऊंगा, थोड़ा रुक जा, ये अभी नहीं कर पाएगा। सिंपल कर लेगा, लेकिन इस वाले में थोड़ा अभी एंगल ऐसा है कि थोड़ा दिक्कत होगा बेटा, वो मैं सिखा दूंगा। 5 पाई बाई 6 समझ आया कि नहीं आया? सब बताओ, 5 पाई बाई 6 समझ आया कि नहीं आया? अरे टैन नहीं आता है एसएचएम में, वेव में, एसी में टैन तुम्हारे काम का नहीं है सर। पाई बाई 3 60 कैसे हुआ? अब अगर इसको ये डाउट है, गायत्री सिंह को ये डाउट है कि पाई बाई 3 60 कैसे हुआ, तो तुम इसके लिए 2 शब्द कहो जरा। पाई बाई 6 रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो पाई रेडियन को, डिग्री है ये 60 डिग्री, पाई रेडियन को लिखोगे 180 डिग्री बटा 60, सॉरी बटा 6 है, 6 क्या था? पाई बाई 3, अच्छा पाई बाई 3 है, मैंने कुछ गलत किया क्या? ये पाई बाई 3 आएगा ना, पाई बाई 6 नहीं आएगा, पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 है, हाँ पाई बाई 3 है ना ये। तो पाई बाई 3 60 कैसे आया? हाँ ठीक है, पाई बाई 3 60 कैसे आया? तो पाई बाई 3 रेडियन, पाई रेडियन को लिखते हैं 180 डिग्री बाई 3, कट के 60 डिग्री आ गया। क्या कहोगे इसको?
क्लियर है क्या? द साइमल्टेनियस सिनुसॉइडल फंक्शन गिवन बाई, फंक्शन ये गिवन है 5 sin 2 pi t। देखो बेटा सुनो, अंदर में कुछ भी हो ये थीटा होता है, इसको थीटा ही मानते हैं, साइन के अंदर जो भी हो वो थीटा है। तो ये साइन थीटा का फंक्शन बना तो साइन थीटा इधर मानोगे, मैंने बोला साइन थीटा का रेफरेंस ये हो गया। और 3 sin 2 pi t मतलब ये तुम्हारा थीटा प्लस पाई बाई 4, तो इधर आएगा तुम्हारा पाई बाई 4, साइन थीटा प्लस पाई बाई 4। तो फेज डिफरेंस कितने का हो गया? फेज डिफरेंस यहां पे पाई बाई 4 का हो गया। यही तो मैं बार बार सिखा रहा हूं आपको, आराम से देखिए फेज डिफरेंस पाई बाई 4 हुआ कि नहीं हुआ। ये है बेटा 5 sin 2 pi t, मतलब 2 pi t को थीटा मान लोगे तो साइन थीटा है, और 2 pi t को थीटा मान लोगे तो साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 है। प्लस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा और माइनस होगा तो क्लॉकवाइज में जाएगा। कितना आसान है कितना आसान है, साइन ओमेगा टी 3 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। अरे यार ये तो बहुत आसान है, इसको हटाओ इसको हटाओ। अब मैं तुम्हें कराता हूं, देख इधर ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। इफ करंट इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6 एंड वोल्टेज इज इक्वल टू 3 sin cos ओमेगा टी, अब इन दोनों में फेज डिफरेंस बताओ। तो जल्दीबाजी में बच्चा फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस समझता है, और वो कहता है कि इसमें से ये घटा दो सीधा, और ये आगे चला देखो cos, ये ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी और ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6 करोगे तो पाई बाई 6 आएगा। ये रॉन्ग आंसर है। गलत क्यों है? क्योंकि देखो दोनों साइन में नहीं है, ये साइन इधर होता है, इधर साइन होता है। अगर इधर साइन है, अगर इधर क्या है बेटा साइन है, तो ये साइन से पीछे चल रहा है ना माइनस पाई बाई 6, तो ये साइन से पीछे चलेगा माइनस पाई बाई 6, ये हो जाएगा आपका आई, ये हो जाएगा आपका आई। क्लियर है बेटा? हाँ ये हो जाएगा आपका आई। और v इज इक्वल टू 3 cos ओमेगा टी है, तो ये सीधा सीधा सिंपल cos ओमेगा टी है, ना तो प्लस ना तो माइनस, तो ये इधर आएगा, ये होगा तुम्हारा वोल्टेज इधर। अब ये वोल्टेज सीधा सीधा ऊपर और करंट तुम्हारा यहां पे। अब इन दोनों में कितने का फेज डिफरेंस होगा, तो ये एंगल देखना है मुझे। ऑब्वियस सी बात है ये आगे चल रहा है, इसमें आगे पीछे कैसे देखते हैं? जो एंटी क्लॉकवाइज में होता है ना बेटा वो आगे चल रहा होता है, तो वोल्टेज आगे चल रहा है। कितने एंगल से वोल्टेज आगे चल रहा है? तो ये 90 डिग्री और ये पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, तो 90 प्लस 30 120 डिग्री बोलूं या 2 पाई बाई 3 रेडियन बोलूं, क्या एक ही बात है? क्या एक ही बात है? किसी को कोई डाउट है तो बता दो। क्या अब समझ में आया? एक ही तरह के सवाल कितनी बार करा दिया, कोई दिक्कत नहीं, एम्पलीट्यूड से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फेजर डायग्राम में फेज ऐड करते कोई फर्क नहीं पड़ता एम्पलीट्यूड से। तुम इसको 5 कर दो तो मल्टीप्लाइंग वेक्टर है, रहेगा तो 5 cos ओमेगा टी कॉस के लाइन में, क्योंकि एंगल में यहां पे प्लस माइनस किया है कि नहीं फर्क उससे पड़ता है। cos ओमेगा टी 3 cos हो 5 हो 10 हो 50 हो 60 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? चलो बढ़िया। अब मान लो कि मैं तुम्हें यह सवाल देता हूं, इफ 2 AC करंट, समझना यह सवाल आपको खूब करने पड़ेंगे। 3 sin ओमेगा टी एंड I2 4 cos ओमेगा टी, देन फाइंड I1 प्लस I2, देन फाइंड I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू बताओ। बेटा बहुत सुंदर सवाल है ये, तुम्हें एसी में एसएचएम में दोनों में करना है। एसएचएम में कैसे पूछेगा? टू इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज y1 बराबर 3 sin ओमेगा टी एंड y2 बराबर 4 cos ओमेगा टी। तो उन दोनों का सुपरइम्पोज्ड एसएचएम का इक्वेशन क्या होगा, ये सवाल पूछेगा। वेव में क्या पूछेगा? टू वेव हैविंग इक्वेशन दिस एंड दिस, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ सुपरइम्पोज्ड वेव, ये पूछेगा। तो अब यहां पे कैसे ऐड करेंगे? तो सिंपल तो ऐड कर नहीं सकते, ये sin ओमेगा टी है ये cos ओमेगा टी है। तो हम क्या करेंगे, एक सुंदर सा फेजर डायग्राम बनाएंगे। इस फेजर डायग्राम में इधर हम cos का साइन का रेफरेंस मान लेंगे और इधर हम cos का रेफरेंस मान लेंगे। बड़ा इजी सवाल दिया। क्या दिया? I1 का इक्वेशन माना 3 sin ओमेगा टी, मतलब sin ओमेगा टी के रेफरेंस में इस I1 को मैं इधर 3 मान सकता हूं। हां सर ये 3 हो जाएगा। और ध्यान से सुनना, क्या मैं यहां पर
क्या मैं यहां पे I2 को 4 cos ओमेगा टी मतलब cos ओमेगा टी के लाइन में इधर मानूंगा? हां, तो सुनो जरा, ये 3 और ये 4, इन दोनों में कितने का फेज डिफरेंस है? पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। तो ऐड तो हम फेज डिफरेंस के साथ करेंगे। हां, तो 3 और 4 का सम कितना हो जाएगा? बहुत इजी है, पाई बाई 2 पे पाइथागोरस थ्योरम से ऐड करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट भी कर सकते हैं। जब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, हालांकि थोड़ा बहुत जानते होगे कि इस 4 को हम यहां भी बना सकते हैं। असल में कॉस ओमेगा टी ऊपर है तो यहां भी बना सकते हैं, वेक्टर की तरह हम ट्रीट करेंगे। सर करंट तो वेक्टर नहीं होता। हम फेज डिफरेंस देख रहे हैं ना पाई बाई 2 का, ये 3 है और ये आपका 4 है, इसमें पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। तो ये बेस 3 परपेंडिकुलर 4, तो इसका ये सम कितना हो जाएगा? ये होगा आपका I बराबर I1 प्लस I2, जो कि आएगा 5। कैसे आएगा 5? रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 25 मतलब 5। हम फेज डिफरेंस के साथ ऐड करेंगे तो 5 आएगा। बाकी हम एंगल इसका फेज क्या होगा वो नहीं देखना मुझे, दोनों का सम 5 होगा। तो ये कैसे ऐड कर दिया? बहुत इजी है। अगर एक तुम्हारा साइन में है, एक कॉस में है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? पाई बाई 2 का। तो ये 3, ये 4, दोनों के बीच में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस। इस 4 को हम थोड़ी देर के लिए यहां प्लॉट कर देते हैं, तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री एंगल है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो, ये 5, और बिल्कुल 5 होगा, बिल्कुल 5 होगा। और यही चीज आपको इस फॉर्मेट में यहां पे दिया जाता है। क्या? फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, जहां पे y लिखा है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, तो वही तो टर्म बना जब I1 I2 को ऐड कर रहे थे हम। जब I1 I2 को हम ऐड कर रहे थे तो I1 I2 को ऐड करने के बाद यही नहीं टर्म मिलेगा। देखो तो I1 क्या है? 3 sin ओमेगा टी, I2 क्या है? 4 cos ओमेगा टी, तो 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी जैसा ही तो बन रहा है ये। हां सर, तो इसको कैसे ऐड करोगे? तो जनरलाइज टर्म मैं तुम्हें यहां बता देता हूं कि मान लो कोई भी इक्वेशन ऐसा है जिसमें यह लिखा है a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है रूट अंडर पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा। सर अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो, अगर यहां पे प्लस है और ये भी प्लस है तो, अगर ये माइनस हुआ तो माइनस ए का होल स्क्वायर करोगे पॉजिटिव ही रहेगा। यहां माइनस बी हुआ तो माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे, ये पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पे प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी लिखा हो और यहां पे प्लस माइनस बी कॉस ओमेगा टी लिखा हो, तो ये साइन का मल्टीप्लायर, ये कॉस का मल्टीप्लायर है ना। तो साइन यहां जाएगा, ए यहां जाएगा और बी यहां जाएगा, तो दोनों परपेंडिकुलर ही रहेंगे, दोनों परपेंडिकुलर। सर अगर माइनस ए हुआ तो ये नीचे चला, माइनस ए हुआ तो ये पीछे चला जाएगा माइनस ए, और ये माइनस बी हुआ तो ये नीचे चला जाएगा। अब इन दोनों का सम निकालो तो भाई यही तो बनेगा, रूट अंडर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर ही तो बना। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फेज डिफरेंस तो पाई बाई 2 का रहेगा ही ना। कोई भी पेयर ले लो, प्लस ए प्लस बी कॉस ओमेगा टी, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस। माइनस ए और प्लस बी में तो माइनस ए इधर जाएगा और प्लस बी इधर जाएगा, देखो पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस। तो जब भी इस तरह का फॉर्मेट हो, सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुम्हारा होगा y की मैक्सिमम वैल्यू। अब ये सवाल है, y इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, तो y की जो बेटा मैक्सिमम वैल्यू होगी रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 25 बराबर 5। इजी है, खत्म। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? देखो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस में हो तो वो एक मैक्सिमा और माइनस मिनिमा के बीच में ऑसिलेट करता है, तो यहां पे ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट पॉजिटिव में आएगी, और कोई भी रूट में तो प्लस माइनस ही तो आता है उसका वैल्यू, स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस दोनों एग्जिस्ट करेगा, तो प्लस वाला तुम्हारा मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा -5। जब रूट 2 का वैल्यू क्या लिखते हो? प्लस माइनस 2। रूट 2 का सॉरी रूट 4 का वैल्यू क्या लिखते हो? प्लस माइनस 2, तो प्लस 2 मैक्सिमम -2 मिनिमम, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -5 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा +5। इजी है। अब इसमें बहुत बच्चों को डाउट हो सकता है, सर माइनस माइनस वाला समझ नहीं है। अरे बुद्धिहीन, देख जैसे मान ली इक्वेशन ये लिखा -2 cos ओमेगा टी प्लस 3 cos ओमेगा टी, मान ले ऐसे लिखा।
अब बता y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, बोल बोल क्या होगी y की मैक्सिमम वैल्यू बोल। सर हम जानते हैं ना, अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, -2 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर 4 और -3 का होल स्क्वायर 9। अरे -3 इंटू -3 करोगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो √13 क्या आ जाएगा, √13। वो भाई साहब √13। अब कई बच्चे यहां पे बेवकूफ बन गए, ये गलत है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी समझदारी दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, मुझे तुम पे ही भरोसा है। √13 वाले कहां है चप्पल मेरा, अगले जितने लोगों ने √13 दिया है अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़े रहोगे। 9:57 से लेके 10:02 तक एक पैर पे खड़े होकर लेक्चर देखोगे। क्यों, गधा इंसान, तूने ये नहीं दिखा, ये भी कॉस और ये भी कॉस, तो उससे क्या होता है, काला अक्षर वैस बराबर गधा। अब मान लो ये दोनों कॉस है, तो क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, भाई ये दोनों कॉस है तो कॉस ओमेगा टी को कॉमन निकाल लोगे तो -2 -3 -5 हो जाएगा, -5 कॉस ओमेगा टी बनेगा। तो सिंपल ये बना ये। तो अब इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो इसकी मैक्सिमा कब एग्जिस्ट करेगी, जब देखो निगेटिव है ना, तो जब यहां पर एंगल ये थीटा है तुम्हारा कॉस के अंदर, जब यहां पे 180 डिग्री आ जाए तो कॉस 180 माइनस होता है, कॉस 180 माइनस होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा। -5 इंटू इसकी वैल्यू -1 आ जाए तो ये +5 इसकी वैल्यू होगा। कब, जब थीटा 180 डिग्री हो, मतलब ओमेगा टी 180 डिग्री हो। और वाई मिनिमम कब होगा, वाई मिनिमम तब होगा जब ये कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1 आए, क्योंकि यहां पे 1 रखोगे तो -5 बनेगा, -5 इंटू 1, तो ये -5 इसका मिनिमम होगा। मिनिमम कब एग्जिस्ट कर रहा है, थीटा = 0 डिग्री पर, या ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखा। लेकिन सर कॉस मैक्सिमम तो 0 पर होता है, कॉस मैक्सिमम होता है ना -5 कॉस है ये, घनघोर बायोलॉजी। कॉस साइन में कैसे फेस डिफरेंस निकालते, परपेंडिकुलर हो गया ना बेटा, ये साइन हो गया और ये कॉस हो गया, तो ये π/2 का फेस डिफरेंस हो गया। साइन में कुछ ऐड करेगा तो इधर आएगा, कॉस में साइन में कुछ घटाओगे तो इधर आएगा, कॉस में कुछ ऐड करोगे तो इधर जाएगा, कॉस में कुछ घटाओगे तो इधर आएगा। यहां पे ओमेगा टी के जगह पे 2 ओमेगा टी नहीं होगा, क्योंकि एसएचएम और वेव में दो इक्वेशन को तभी ऐड करते हैं सुपरपोजिशन में जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो बेटा। तो जितना पढ़ना है आप उतना ही पढ़ेंगे ना, घबराइए नहीं, बैठा हूं ना मैं यहां पे। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है तो आंसर 3 आना चाहिए, पेज नंबर 19 पे। और यहां पे चचा जो बैठे हैं तुम्हारे कॉस चचा का क्या करोगे, सर यहां पे 7 नहीं होगा आंसर, सर इसका मैक्सिमम 3 है, इसका मैक्सिमम 4, तो 4 3 7। जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। समझा रहा हूं, समझ लेना। ये तो तूने √13 कर लिया गधे, ये भी यहां पर कॉस है और ये भी कॉस है, दोनों में असल में फेज डिफरेंस 0 है। क्लियर, ये बात समझ में आया। हर जगह थोड़ी ना फॉर्मूला लगा दोगे, मान लो ये है 2 sin ओमेगा टी और ये है 5 sin ओमेगा टी। अब जबरदस्ती का यहां पे फॉर्मूला लगाओगे क्या, अरे सर ये दोनों में साइन है, इसमें sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी फेज डिफरेंस 0 है, तो y बराबर हो जाएगा 5 sin ओमेगा टी, सॉरी 5 2 7 साइन, अरे 2 sin ओमेगा टी 5 sin ओमेगा, तो साइन 7 sin ओमेगा टी। अब मैं पूछूं इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसका मैक्सिमम तभी एग्जिस्ट करेगा ना जब ये मैक्सिमम हो, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो होगा 7 इंटू 1 बराबर 7। कब, जब थीटा या ओमेगा टी की वैल्यू एग्जैक्टली π/2 होगा, तो साइन π/2 1 होता है। और इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू तब होगी जब थीटा को मैं रखूंगा 0 डिग्री तो नहीं 0 नहीं 270, क्योंकि साइन 270 -1 होता है, तो 0 से तो और कम हुआ ना -1, तो ये हो गया तुम्हारा 7, और साइन 270 डिग्री होता है -1, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो गया बेटा -1, खत्म। ये देखो, क्या ये फील आया तुम्हें भाई। ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया है, y बराबर जैसे मान लो √5 साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी, तो यहां पे इन दोनों के बीच कितने का फेज डिफरेंस होगा, π/2 का।
अब इसका फॉर्मेट हम बता चुके हैं, अगर पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है तो ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज ऐसे निकालते हैं। और सीधा फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है कि अगर साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में हो तो मैक्सिमम वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू बोल सर, ए मतलब साइन का मल्टीप्लाई √5 का होल स्क्वायर 5 करके देखना पड़ेगा। √5 का होल स्क्वायर, ये √5 का, ये 2 है, 2 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर बोला 5 और 2 का होल स्क्वायर 4, √9 बेटा 3। बहुत बढ़िया, अरे एकदम गदर काट दिया तुमने। क्लियर है क्या? अब अगर फंक्शन तुम्हारा ये है y बराबर -5 cos ω t प्लस 3 sin ω t, कुछ भी, अब यहां पे घबराना नहीं है कि सर ये तो -5। अरे एक बात बता, y की जब मैक्सिमम वैल्यू तू निकालेगा तो लिखेगा रूट अंडर, जो cos का मल्टीप्लायर है क्या है -5 है, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर बोल सर 25, 3 का होल स्क्वायर बोल 9, √34 प्लस रखेगा √34, तो ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। मिनिमम -√34, रूट के बाहर निगेटिव हो सकते हैं। बता, एक मिनट कुछ गलत किया क्या? 3 का होल स्क्वायर 9, तो 25 9 तो 34 आएगा ना, √34 एकदम सही है भाई। चल यहां देख, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अब यहां पे लिखा है y बराबर 3 sin थीटा, तो y बराबर 3 sin थीटा में y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 3, और y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बता, y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -3। -3 कब? जब थीटा होगा 270 डिग्री, साइन 270 -1 होता है। 3 कब? जब थीटा होगा 90 डिग्री। क्लियर है क्या? अच्छा, अब y बराबर 3 sin इंटू 2 थीटा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? जरा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं। कॉपी करने के पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि इसको हम अगले पेज पे करेंगे। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर देखिएगा ध्यान से, y इज इक्वल टू 3 sin इंटू 2 थीटा है? हां, तो y इज इक्वल टू 3 sin 2 थीटा। अब साइन के अंदर 2 थीटा लिखो, 5 थीटा लिखो, 6 थीटा लिखो, 50 थीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन एंगल का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, वो 1 होता है। जैसे मैं लिखूं यहां पे y मैक्सिमम, तो y मैक्सिमम तभी होगा जब sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा, और sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। ये भी अंदर में 2 थीटा होने से एंगल का मल्टीप्लायर है, लेकिन साइन की जो वैल्यू मैक्सिमम होती है वो तभी होती है जब इस ब्रैकेट के अंदर एंगल की जगह पे 90 लिखूं। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा बेटा 3। कितने डिग्री पर? सर यहां पे जब ये 90 आएगा, साइन 90 मैक्सिमम होता है, मतलब यहां पे 90 आना चाहिए, 2 थीटा की जगह पे 90 आना चाहिए, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर। y की मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी एट थीटा इज इक्वल टू 45। सर थीटा तो 90 आना चाहिए बेटा, 90 ही तो है, यहां पे थीटा को 45 रखो, 2 इंटू 45 बताओ क्या आएगा 90। ओ सर जोरदार, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी 3, जब थीटा क्या होगा 45 डिग्री। क्लियर है क्या? सर मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? मिनिमम वैल्यू होगी -3। और क्या सर? कितने एंगल पे? जब यहां पे 270 रखोगे तो 2 थीटा बराबर 270 आ जाएगा, तो थीटा बराबर 135। सिंपल है, सिंपल एकदम। अब नेक्स्ट देखो, ऊपर वाला दोनों कर दिया मैंने, अब नीचे वाला दोनों देखो। अरे सॉरी, ये भी तो कर ही दिया 3 sin, ये तो सेम ही रिपीट है। चलो अब ये देखो, ये देखो भाई क्या है फंक्शन। सर ये तो अजीब सा है, y बराबर 5 - 2 sin थीटा है। y बराबर 5 तो कांस्टेंट है, ये है -2 sin थीटा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी? एक बात बताओ, y मैक्सिमम कब होगा? जब तुम्हारा ये sin थीटा मिनिमम हो। सर ऐसे थोड़ी ना होता है, अरे सबट्रैक्ट कर रहे हो तो जितनी छोटी वैल्यू सबट्रैक्ट करोगे y उतना बड़ा होगा ना। y बराबर 5 है, मान लो ये पूरा 0 हो जाए तो y की वैल्यू 5 होगी। मान लो ये और छोटी हो जाए, ये निगेटिव में हो जाए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बढ़ेगा। घनघोर बायो यो, जरा ध्यान से देख, कोई किसी भी वैल्यू में से कोई चीज हम घटाते हैं, तो जब हम घटाते हैं सबट्रैक्ट करते हैं तो उसको कम करता कि बढ़ाता है? कम करता है। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब मिनिमम से मिनिमम घटेगा, जितना कम घटाओगे उतना ये ज्यादा होगा। तो ये y मैक्सिमम तभी होगा जब मिनिमम से सबट्रैक्ट करोगे। तो 5 - 2 और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -1। कब होगी?
थीटा 270 पे होगी। तो ये होगा माइनस माइनस प्लस 7 इज योर मैक्सिमम। 7 इज योर मैक्सिमम। मिनिमा क्या होगा सर? एकदम कम करना है। हां, तो 5 माइनस 2 साइन थीटा में तुम जितना पॉसिबल हो सके उतना बड़ा वैल्यू घटा दो, जितना पॉसिबल हो सके उतना बड़ा वैल्यू घटा दो, तो वाई अपने आप छोटा हो जाएगा। बहुत बड़ा घटाओगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 होगा इसका मिनिमम वैल्यू। बताओ इसका फील आया? बताओ बेटा, ये बता दिया ना, ये इसका डाउट बता दिया मैंने, क्या फील आया? हाँ, फेज डिफरेंस 0 तो डायरेक्टली ऑड कर सकते हो, वही तो करना सिखाया। सर 270 कैसे आया? साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, पहले बता चुका हूं मैं। थोड़ा वीडियो सॉल्यूशन भी देखा करो डीपीपी का, है ना बेटा? डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन भी देखा करो। बिल्कुल नहीं रिपीट करेंगे बेटा, बिल्कुल नहीं रिपीट करेंगे। अच्छा, एक जोरदार चीज बताता हूं मेमोराइज करने के लिए, याद रखना। देख देख ऐसे देख वैल्यूज याद रखने के लिए याद रखना। देख, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 180 की वैल्यू 0, मतलब साइन 0 कितना होता है सर? 0। और पीछे देखो साइन 180 भी कितना होता है? 0। साइन 180 भी 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। कॉस 0 डिग्री 1। एंड कॉस 180 कितना होता है? -1। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है इस लाइन पर, 0 डिग्री पर, मतलब कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पर मैक्सिमम और 180 डिग्री पे मिनिमम। साइन की वैल्यू 0 और 180 पे 0। साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 पर और मिनिमम होती है 270 पे। कॉस की वैल्यू 90 पर और 270 पर 0। तो ये तुम्हें याद रहना चाहिए। साइन की 0 डिग्री पे वैल्यू 0 और साइन 180 भी 0। कॉस 90 भी 0 और कॉस 270 डिग्री भी 0। साइन 90 आपका होता है 1 और साइन 270 होता है आपका -1। कॉस 0 डिग्री होता है आपका 1 और कॉस 180 डिग्री होता है -1। कॉस 0 1, कॉस 180 -1 इधर है। कॉस 0 1, कॉस 180 -1। कॉस 0 1, कॉस 180 -1। इस लाइन पर कॉस 0, 90 डिग्री पर कॉस 0। साइन इस लाइन पर 0, साइन 0 0, साइन 180 0। साइन 91 और साइन 270 -1। ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं भाई, वैल्यूज आपको याद रखने पड़ेंगे। समझ में आया? इधर देख, इससे पहले ये देख, एक बार फेजर का एक फाइनल क्रॉस चेक कर लेता हूं। सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फेज डिफरेंस कितने लोग आ गया, नहीं आ गया, फेजर डायग्राम बनाना एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। मान लो वेव इक्वेशन है बेटा, ए साइन ओमेगा टी माइनस π/6 एंड y2 बराबर है ए कॉस ओमेगा टी प्लस π/3। चलो बताओ फेज डिफरेंस कितना है? सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग जवाब देंगे। नहीं समझ में आएगा तो एक बार और बताना, मैं फिर बताऊंगा, लेकिन ये इस पर पीएचडी हो जानी चाहिए। फेजर डायग्राम पे पीएचडी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फिजिक्स में काम आता है। चलो मैं करता हूं छुपा के। डिग्री करेक्ट आंसर भाई साहब। और किसी को डाउट होगा तो भी बता देना, मैं फिर से समझाऊंगा। जेन्युइन डाउट पूछना, सच में तुम मंद बुद्धि हो, तुम्हारा क्या कर सकते हैं? सर साइन 135 तो पॉजिटिव वैल्यू होता है ना? हाँ होता है। तो मैंने कुछ गलत कर दिया क्या पिपुल्ला? साइन 135 पॉजिटिव वैल्यू होता है।
साले चप्पल निकाल के इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा ना। यहां पर 2 थीटा है तो 2 थीटा के जगह पर 270 आना चाहिए, और 2 थीटा 270 है तो थीटा 135 है। अब थीटा को 135 रखोगे तो 135 इंटू 2, तो अंदर में अल्टीमेटली 270 ही तो आएगा। मंद बुद्धि। पढ़ाने से पहले रिपीट भाई साहब, पढ़ाने से पहले ही रिपीट। 180 डिग्री, बढ़िया, मजा आया। कैसे सॉल्व किया देखो, जिसको नहीं आया देखो। यह है तुम्हारा साइन का रेफरेंस और यह है तुम्हारा कॉस का रेफरेंस। ये साइन से π/6 मतलब 30 डिग्री पीछे, ये साइन से माइनस होने का मतलब क्लॉकवाइज में 30 डिग्री पीछे, ये y1। और ये कॉस ओमेगा टी प्लस π/3, तो कॉस से 60 डिग्री आगे, कॉस से 60 डिग्री आगे, और ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, तो 60 प्लस 30 90, 90 180, ये एंगल आ गया 180 डिग्री। आग लगा दो भाई कमेंट बॉक्स में, एकदम जोरदार धुआं धुआं कर दो भाई साहब। देख लेता हूं डाउट। ये वाला फिर से रिपीट कर दो। कौन सा वाला? ये वाला। इस वाले में रिपीट करूं, साइन 0 0 होता है। 10वीं क्लास में क्यों नहीं रिपीट करते हो तुम? 10th क्लास रिपीट कर दो एक बार। अंजलि पटेल, क्या समझ में नहीं आया बताओ? सर लैक और लीड में कंफ्यूजन है। नहीं है कंफ्यूजन मानसी शर्मा, नहीं है। देखो लीड और लैक में क्या है, देखो अगर कोई एक लाइन ये बनाया और एक लाइन ये बनाया, तो इससे एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे तो ये आगे चलेगा और क्लॉकवाइज में पीछे चलेगा। सिंपल सी बात है, नहीं है कोई कंफ्यूजन बेटा, समझो। इसमें कौन आगे चल रहा है बताओ? y2 आगे चल रहा है, y1 पीछे चल रहा है। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में आगे चलता है। साफ साफ शब्दों में बता रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है? आगे चलता है। -7 कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे? 7 गुना -1 -7। सही बात है, सही बात है। क्लियर? आओ इधर देखते हैं, आओ इधर देखते हैं। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। y इज इक्वल टू 2 बटा √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। y इज इक्वल टू 2 बटा √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तुमसे क्या पूछा है? मिनिमम वैल्यू ऑफ y। एक बात बताओ बेटा, आराम से सोचो, y की मिनिमम वैल्यू कब होगी? कोई भी चीज मिनिमम कब होगा? जब वो डिनोमिनेटर में जितना मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू उससे डिवाइड कर दो। जैसे मान लो कि कहीं कोई इक्वेशन लिखा है x/y इज इक्वल टू z। अब मैं कह रहा हूं z मुझे जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना, सॉरी मिनिमम चाहिए, z मिनिमम चाहिए। तो z मिनिमम कब होगा? z बराबर x/y है, जब y मैक्सिमम होगा। जब बड़े नंबर से डिवाइड करो तो चीजें छोटी हो जाती है। जैसे 5/10 क्या होगा सर? 0.5। 5/100 क्या होगा? 0.05। 5/1000 क्या होगा? 0.005। 5/10,000 क्या होगा? 0.0005। मतलब जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे वैल्यू छोटी होगी, जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे वैल्यू छोटी होगी। हां, तो ये मिनिमम तभी होगा जब हम इसको मैक्सिमम कर दे डिनोमिनेटर में। और इसका मैक्सिमम वैल्यू तो निकालना आता है हमें। कैसे? सर ये पूरे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, रूट अंडर साइन का मल्टीप्लायर √3 का होल स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लायर 1 का होल स्क्वायर। हा आनंद ही आ गया भाई। तो ये 2 और √3 का होल स्क्वायर होगा आपका 3 + 1। इसको मैक्सिमम लेना है तो √3 + 1 √4 आएगा 2। तो 2/2 इज इक्वल टू 1। मिनिमम वैल्यू इसका क्या आएगा? 1 1 1। मिनिमम वैल्यू क्या आएगा बेटा? 1। नहीं -1 नहीं, 1 होगा यार। इसका मैक्सिमा रखना नीचे। मिनिमा के लिए मिनिमा से थोड़ी ना डिवाइड करते हैं। एक बात बता, सिंपल सी बात बता, सिंपल सी बात बता, ये 5/1000 है। जबरदस्ती इसको निगेटिव रख दिया। ये मैक्सिमा से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करोगे? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से डिवाइड करोगे। लेकिन साइन फेज
निगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, निगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, बट आप तो क्लॉकवाइज। लीना वावड़े, बेटा मैंने बोला था एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को ऐड करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज में एंगल को निगेटिव लेते हैं। नशे में लेक्चर देखती हो क्या? नशे में कुछ नशा करती हो क्या? बकलोल, कहां से आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी सीरीज। चलिए फाइनली शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए, मतलब तुम डाउट पूछ रहे हो तो पूछो, लेकिन यार जो बोला है उसको तो याद रखो ना। वे कह रही कि आपने बोला था एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, मैंने कब बोला था ऐसा? मैंने कब बोला था ऐसा? अंडर रूट क्यों लिया? मेरा मन कर रहा है इसीलिए। एक ऐसे दोनों सेम है, ऐड हो जाएगा। कहां सेम है? आंख बंद करके लेक्चर देख रहे हो, ये साइन है, ये कॉस है। मैं नेक्स्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है सुनो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब है एक डिजिट, फिर दूसरा डिजिट, तीसरा, फिर चौथा, ये पांचवा, मतलब सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स, दो ऐसे डिजिट्स। एपी सीरीज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, नंबर मतलब डिजिट, सीक्वेंस मतलब होता है जैसे लिखा 2 4 6 8 10, मतलब ये सीक्वेंस बन जाएगा ना, एक सीरीज बन जाएगा। तो एपी सीरीज इज सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर। एनी टू कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। तो वो जो सीक्वेंस बनेगा उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो उसको कहते हैं एपी सीरीज। इसका पहला एग्जांपल है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। क्या ये एपी सीरीज का एग्जांपल है? हां। कैसे एपी सीरीज है भाई? क्यों एपी सीरीज है? तो कोई भी दो नंबर का डिफरेंस देखो, 6 में से 5 घटाओ सर 1, 8 में से 7 घटाओ 1, 10 में से 9 घटाओ, ऐसा मतलब 12 में से 5 घटाएंगे सर हम तो 11 में से 3 घटाएंगे, ऐसे नहीं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि पास पास वाला। तो कोई भी एक कंसेक्यूटिव नंबर लो, उससे पहले वाले को घटा दो, वो उसका क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। क्या होगा? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कॉमन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस है। कैसे डिफाइन करोगे? कोई भी nth टर्म उठा लो, उसमें से n माइनस 1th टर्म घटाओ। सर n क्या है? अरे n 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। जैसे छठे टर्म्स में से 5वां घटाओ, 20वें में से 19वां घटाओ, 24 में से 23वां घटाओ, ये इसके कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। इसको कहते हैं हम एपी सीरीज। तो बताओ क्या ये एपी सीरीज होगा? एपी सीरीज होगा 6 5 4 3 2 1। क्या ये एपी सीरीज है? देखो, सीरीज मतलब अ कलेक्शन ऑफ सम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ सम नंबर्स इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू डिजिट, एनी टू कंसेक्यूटिव डिजिट इज कांस्टेंट। क्या ये एपी है? एपी सीरीज है। हां सर एपी सीरीज है। कैसे? तो इसका फर्स्ट डिजिट, जो सबसे पहला डिजिट आता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट डिजिट। ये फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट। और जो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा, सीडी बोल देते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस सीडी आएगा, वो आएगा -1। कैसे? 5 में से 6 घटाओ -1, 4 में से 5 घटाओ, 3 में से 4 घटाओ, 2 में से 3 घटाओ, 1 में से 2 घटाओ, ऐसे ही चलता जाएगा, 0 -1 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस। यस। अब जनरलाइज कोई एपी सीरीज हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, मान लो कि पहला कोई भी हमने डिजिट लिया, इसको कहेंगे हम फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कैसे बनेगा? ए प्लस जो कॉमन डिफरेंस है वो इसमें ऐड कर दो। प्रीवियस में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो ये बनेगा ए प्लस डी। सर ऐड क्यों किया? हमें तो घटाने बोला था। अरे चचा, कॉमन डिफरेंस जो बोला था वो nth में से n माइनस 1th को घटाने बोला था। अब तू a प्लस डी में से a घटा, क्या आएगा बताना? a प्लस डी में से a घटा दे, क्या आएगा? सर d आएगा। तो आया ना। अब इसमें d ऐड करो तो a प्लस 2d, इसमें d ऐड करो a प्लस 3d, इसमें d ऐड करो a प्लस 4d, इसमें d ऐड करो a प्लस 5d, इसी तरीके से बनता जाएगा। हां, तो इसमें nth टर्म क्या बनेगा?
nth टर्म क्या बनेगा? तो फर्स्ट डिजिट तो ए लिया, सेकेंड डिजिट ए प्लस डी, थर्ड डिजिट ए प्लस 2d, फोर्थ ये 5a 6a, मतलब फर्स्ट में तो डी एड नहीं है, सेकेंड में एक बार डी एड है, थर्ड में 2 बार डी एड है, फोर्थ में 3 बार डी एड है, फिफ्थ में 4 बार डी एड है, छठे में 5 बार डी एड है। तो nवें टर्म में कितनी बार डी एड होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये तो फर्स्ट टर्म, देखो ना लॉजिकली समझो, ये तो फर्स्ट टर्म पहले ही आ गया, देखो ना ये फर्स्ट टर्म है, हाँ सर ये तो फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म तो पहले ही आ गया, अब तुम्हें n टर्म लिखना है तो n माइनस 1 इंटू डी लिखोगे ना यार। nवें टर्म में कितनी बार डी एड करोगे? n माइनस 1 बार डी एड करोगे। एग्जांपल से देख लो ना, जैसे मान लो मुझे सेकेंड टर्म चाहिए, nth में सेकेंड टर्म चाहिए, तो n को यहां पे 2 रखोगे, देखो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 1, a प्लस डी आएगा, देखो सेकेंड टर्म a प्लस डी है, सेकेंड टर्म क्या है? a प्लस डी है। क्या पूरा का पूरा फील आ गया? क्या पूरा का पूरा फील आ गया क्या? हां, तो यहां पर ये दो चीजें आपको याद रहना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस। nth टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म, और एक कम बार उसमें डी ऐड कर दो, तो n माइनस 1d, जो टर्म निकाल रहा हो उसमें से एक कम बार डी ऐड कर दो सिंपल है। अच्छा, सम ऑफ n नंबर क्या होता है? सम ऑफ n नंबर, तो इसका एक फॉर्मूला है बेटा, सम ऑफ n नंबर का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, ये आएगा फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, ये इसका फॉर्मूला होता है, टर्म nth टर्म। तो n/2 फर्स्ट टर्म क्या है भाई? a, और nth टर्म क्या है? ये nth टर्म क्या है? nth टर्म है ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब इसको सॉल्व करो तो a प्लस a 2a लिख सकते हैं इसको, हां, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सम ऑफ n नंबर का फॉर्मूला है। ये बेटा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। डेरिवेशन एक पेज का होता है, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है। सम ऑफ n नंबर का फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रटो इसको, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहां पे एक सवाल है, Which of the following series is not arithmetic progression? इस सवाल में एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, तो ध्यान से बताना है कि which of the following series is not arithmetic, मतलब जो अर्थमेटिक नहीं है वो आंसर देना है, जो अर्थमेटिक नहीं है वो आंसर देना है। क्लास 10th में याद किया था, हां, तो क्लास 10th पढ़ा होगा तो याद किया होगा। यहां से आधे से ज्यादा बच्चे तो क्लास 10th पढ़े ही नहीं, आधे से ज्यादा बच्चे तो क्लास 10th पढ़े ही नहीं, सीधा ही छलांग लगा के नीट ड्रॉपर में आ गए, सीधा ही छलांग लगा के नीट ड्रॉपर में आ गए। कौन सा? एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है, याद रखना। बीच ऑफ द फ्लोइंग सीरीज इज नॉट अर्थमेटिक, मतलब अर्थमेटिक नहीं है। तो पहला देखते हैं, 2 8 15, ये भांग खा के टाइप किया है क्या यार? ढंग से तो देख ले। 2 8 15 23 लिखा था यहां पे मैंने, 21 या 30 लिखा था, 27 कर दिया। चलो, क्या ये पहला जो सीरीज है क्या वो एपी है? सर 2 में हम 6 ऐड करेंगे तो 8 होगा, 8 में 7 ऐड करेंगे तो 15 होगा, 15 में 6 ऐड करेंगे तो 21 होगा, 21, ये तो पैटर्न ही नहीं जा रहा। ये देखते हैं, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 6 में 6 ऐड करेंगे तो 12, 12 में 12 ऐड, बैक लो, ये भी नहीं है। तीसरा देखते हैं, 4 में घटाना पड़ेगा, इसमें डिक्रीजिंग एपी कहेंगे इसको। 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 में से 3 घटाएंगे -2 आएगा, -2 में से 3 घटाएंगे -5 आएगा, -5 में से 3 घटाएंगे -8 आएगा। हाँ, ये एपी सीरीज है, एपी सीरीज। इसका जो कॉमन डिफरेंस है, जिसको डी से भी लिख सकते हो, -3 है, तो ये तो एपी है। ये देखो, -5 -3 -1 1, -5 में से 2 घटाओ, माइनस नहीं घटाओ नहीं, ऐड करो, तो -5 में 2 ऐड करोगे तो बताओ क्या होगा? -3, और -3 में 2 ऐड करोगे तो -1, -1 में 2 ऐड करोगे तो 1। वो भाई साहब कितना दिमाग लगा है, ये भी आपका एपी है, और इसका जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है।
प्लस माइनस में ये बायोलॉजी झेल पाएगा? ज्यादा मुश्किल सवाल बना दिया, इनके औकात से बाहर है ये। भरोसा नहीं है? अभी दिखा देता हूं तेरे औकात से कैसे बाहर है। प्लस माइनस तेरे औकात से बिल्कुल बाहर है। दो वाले में मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल को हम एपी सीरीज थोड़ी ना कहते हैं, मल्टीपल में तो ऐड होता है। देख, इसमें डिफरेंस निकालोगे तो कोई भी एक टर्म उठाओ, जैसे एक उठाया तुमने, और एक में से प्रीवियस टर्म को घटाओ तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2, और ये एपी सीरीज है। प्लस माइनस में तो लेट के ऐसे करने लगता है, ए प्लस माइनस प्लस, एकदम छटपटाने लगता है। प्लीज 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 सर रिपीट सर, जेन्युइन रिक्वेस्ट है सर, रिपीट प्लीज सर, प्लीज प्लीज। प्लस माइनस आया, प्लस माइनस में देखो, नीम तोमो सुमु, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। देखो 30 स्लाइड पे, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। देखो ना, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। देखो ना, एपी फिर से बताओ, देखो एपी फिर से बताओ। 1 में 6 का डिफरेंस है ना? हाँ। 2 में 6 ऐड करोगे 8, और 8 में 7 ऐड करोगे तो 15। देखो देखो ना, सुमित गोंधारी। फोर्थ वाला बताओ सर। हाँ बोलो, फोर्थ वाला बताओ। मैंने बोला था ना, इसमें कह रहे हैं कि इसमें 7 का डिफरेंस है। हाँ 6 का डिफरेंस है, तो 2 और 6 8 होता है, और 8 में 7 जोड़ेंगे तब 15 आएगा ना। तो बीच में एक जगह गड़बड़ हो गया ना, तो एपी सीरीज का रूल यहां पे वैलिड हो गया ना। सेम नंबर ऐड करके आगे जाएंगे, और आगे में से पीछे वाले को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ठीक है? तो यहां पे याद रखिएगा, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला किसी भी nth में से उससे पहले वाला टर्म घटा दो, कॉमन डिफरेंस आता है। और nthमा टर्म की बात करेंगे, nवें टर्म की बात करेंगे, तो फर्स्ट टर्म में से n से एक बार कम d को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, और सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये 3 फॉर्मूला याद है, जीपी सीरीज का काम हो जाएगा, एपी सीरीज का काम हो जाएगा। ये देखो, बढ़िया सवाल है। बढ़िया सवाल नहीं दूंगा पहले, भाई मेरा दिमाग थोड़ी ना खराब है, बढ़िया सवाल मैं तुमको दूं। जोक ऑफ द ईयर, बढ़िया सवाल और इनको, एक बढ़िया सवाल और इनको, गधा। ये देख, अरे यार ये भी बढ़िया सवाल है, चलो अब दे ही देता हूं, हिम्मत करता हूं, डर के आगे जीत है। ये एक टर्म है एपी का, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देख 28, बढ़िया के सोच समझ के बेटा सवाल बनाया, मेहनत लगती है इसमें, मेहनत लगती है। 28, 22, x, y, 4 इज एन एपी। ये बोला है एपी है, तो x और y की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो सबसे पहली बात, अगर एपी है तो इनके बीच का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस होगा 22 में से 28 घटाओगे तो क्या ये -6 आएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस है -6, तो इसमें 6 ऐड करोगे तो ये होगा। 22 में 6 ऐड करोगे तो x हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी -6 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18, हाँ ना 16, x आ जाएगा 16, और इसमें 6 घटाओगे तो y आ जाएगा 10, और 10 में से 6 घटाओगे तो 4। सही है, x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 10। लॉजिकल सवाल है, सीधा आंसर, दिमाग लगाना है, क्या लगाना, बुद्धि लगाना है। बहुत बढ़िया यार, जवाब दे रहे हैं, देखो 16 और 10 दे रहे हैं जवाब, 16 और 10, और यहां आएगा रिपीट। देख, मजाक नहीं कर रहा, देखना पूरा समझ आ गया। अरे ऑप्शन 1 भी एपी होगा। देखो अराजीत सरकार, अभी तक इसको समझ नहीं आया, दीपक कलाल को भी समझ नहीं आया। दीपक कलाल यहां पे कहां पहुंचा रे? दीपक कलाल कह रहा है रिपीट अगेन, 31 नंबर स्लाइड। अच्छा, अभी पढ़ाने से पहले ही लिख देता है दीपक कलाल। अरे दीपक कलाल, एक काम करना, सबसे पहले चेक कर कि अंदर में कुछ है कि नहीं, हॉलो है कि अंदर में कुछ है। एक काम करना, दीवार पे सर मार जोर से, अगर दीवार पे सर मारेगा और टन टन बजे तो समझना कि अंदर खाली है। उसके बाद एक्सरसाइज बताऊंगा कि अंदर कुछ आए, और अगर दीवार पे सर मारा ठक ठक बज रहा है तो अंदर कुछ होगा। चल इधर देख, फाइंड 10th टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। फाइंड 10th टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। अब सुन, क्या ये पी है? देखते हैं भाई, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19। हाँ सर, कॉमन डिफरेंस यहां पे 4 आ जाएगा, घटा। ओके,
अब हमें कह रहा है कि फाइंड 10th टर्म, 10वां टर्म इसका क्या होगा। तो 10th टर्म मतलब हमें 10वां टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म है तुम्हारा 7, उसमें n-1 मतलब 10 - 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 7 + 9 × 36, 36 7 6 13, 3 हासिल 1 43, 43 आएगा। 1 2 3 4 पांचवा होगा तेरा 23 27 31 35 40 43। देख तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख आ गया 43। वैसे भी 4 ऐड करता जा तो जो 10वां टर्म आएगा आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो सम को कैसे लिखते हैं भाई सर? बहुत ईजी है। सम का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है जितने टर्म को ऐड कर रहे हैं n/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 10 - 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला है क्या? 10/2 ये हो जाएगा 5, 7 दूना 14 प्लस 36। तो 6 4 10 0 3 4 1 5 50 इंटू 5 125 आएगा क्या यार? है 250 कैसे? ये तो 50 आया ना, तो 125 आ रहा। पहले 10 टर्म का एडिशन। बेइज्जती नहीं कराना। क्या है फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? है n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। यही तो फॉर्मूला है। n की वैल्यू बोल। 10 टर्म को, फर्स्ट 10 टर्म्स को 10/2 और ये हो जाएगा बेटा 2a। तो 2 इंटू 7 प्लस 10 - 1 इंटू 4, तो ये हो गया 5 और 14 प्लस 36, तो ये हो गया 50 गुना 5। अच्छा 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 अच्छा, तो 50, अरे तो 250 ही तो आएगा। मैं सही तो कह रहा था, 50 गुना 5 तो 250 होता है। कौन था ये बायोलॉजी जो कह रहा था 50 इंटू 5 125 होगा? अरे गधेरा। चल ये कर, ये अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल सोच के बनाया है। 10 मिनट लगा ये सवाल सोचने में। देख, बीच टर्म ऑफ एपी इज 0। मतलब आपसे सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। बीच टर्म ऑफ एपी, ये एपी सीरीज है, इज 0। कौन सा एपी का टर्म्स यहां पर 0 आ रहा है? कौन सा एपी का टर्म यहां पे 0 आ रहा है, ये पूछा है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म है 27। हां सर है, फर्स्ट टर्म है इसका 27। और इसका जो डिफरेंस है वो क्या है? तो इसका जो डिफरेंस है वो है -4 कि -3, -3। अरे भाई 24 में से 27 घटा देना तो -3 आएगा। 21 में से 24 घटाएगा -3, तो डिफरेंस है इसका -3। अब बोला कौन सा टर्म 0 होगा? तो कोई भी nth में टर्म का फॉर्मूला होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस एक -1 डी तक करके ऐड करते n - 1 टी। तो nth टर्म क्या है इसका? 0 बराबर फर्स्ट टर्म क्या है 27 प्लस n - 1, तो ये तो हमें निकालना है n की वैल्यू, इंटू डी की वैल्यू है -3। तो यहां पर ध्यान से देखोगे ये -3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो -3 इंटू ये टर्म इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3n - 1 इज इक्वल टू 27। तो 3n - 3 इज इक्वल टू 27। ये उधर जाएगा तो 30, तो 3n बराबर 30, तो n बराबर आ रहा 10। तो 10वां टर्म आपका 0 होगा। ओ भाई साहब ये पहले सॉल्व कर लिया, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है। ये देख भाई, फाइंड 51th टर्म एंड सम ऑफ 51 टर्म। बहुत आसान है। 51th टर्म कैसे निकालते हैं? तो पहला टर्म प्लस 51 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? 2 2 2 2 कॉमन डिफरेंस है, तो हो जाएगा 1 50 इंटू 2 100, 50 इंटू 2 100, 100 में एक ऐड करोगे 101। क्या सही है क्या? सम तुम निकाल लेना, तेरा होमवर्क दे देता हूं एक। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सॉरी सम ऑफ n नेचुरल नंबर। अच्छा n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n नंबर का तुम्हें सम निकालना है। तो क्या ये एपी है? हाँ ये एपी है। कैसे पता चला एपी सीरीज है? तो देखो इसमें एक ऐड करो ये मिलेगा, एक ऐड करो ये मिलेगा, एक ऐड करो, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1, और इसका
फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1। अब इसका सम निकालना है, तो सम इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है क्या? हाँ। n की वैल्यू कितनी, तो टोटल n नंबर का सम निकालना है, तो ये n/2 ही रहेगा। फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस n-1, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी क्या है 1, तो ये होगा n/2, 2 प्लस n-1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये n-1 ही हो जाएगा, n-1 में 2 ऐड करोगे तो n+1 आएगा, तो n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/2। सेकेंड आ रहा क्या, सेकेंड आ रहा क्या? सर जीपी का एप्लीकेशन का है, जीपी तो पढ़ा ही नहीं, अभी बताऊंगा। क्या ये सही है भाई? सही है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसको दूसरे तरीके से सोच सकता हूं, इतना कैलकुलेशन ना करके क्या मैं डायरेक्टली आंसर निकाल सकता हूं? सर कैसे? ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का सम बोल रहा है, तो इसी को हमारे स्टार कहते हैं। एक सोच है ये कोई किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, ये एक बेसिक सोच है, बेसिक कंसेप्ट है, किसी और के थ्योरी को नाम नहीं दे रहा मैं, ये आपका सोच है, आपकी बुद्धि से सोची गई चीज है। क्या, कितने टर्म का सम निकालना है? सर टोटल n का, n की वैल्यू कितनी है? सर नहीं पता। अगर मान लो मैं एक ही टर्म का सम निकालू तो? सर ऐसे थोड़ी ना होगा, उसने बोला ना n टर्म का सम निकालना है, अब टोटल n का निकालूंगा तो n के टर्म्स में आंसर आएगा। अब मेरा n एक ही लेता हूं तो? सर n को एक लोगे तो एक ही टर्म का सम क्या आएगा? एक ही आएगा। मतलब यह है कि अगर n को 1 रखूं तो सम 1 आना चाहिए, यहां पे n को 1 रख रहा हूं तो सम आ रहा है हाफ, गलत है। यहां पे n को 1 रखूंगा तो 1 और 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कटेगा 1 आ रहा, सही है। यहां पे n को 1 रखूंगा, 1 में से 1 0 आ जाएगा, गलत है। यहां पे n को 1 रखूंगा, ये 2 और 2 नीचे 6 है तो 3, 1/3 आ रहा है, गलत है। मतलब ये आंसर है, खत्म। सिर्फ इतना सोच के खत्म, पूरा सवाल खत्म। तो या तो तू ये कॉमन डिफरेंस निकाल, फर्स्ट टर्म निकाल, सम का फॉर्मूला ले, सम निकाल, आंसर ला, या डायरेक्टली यहां से टिक कर ले। इसी सोच को कहते हैं एमआर स्टार। एमआर स्टार नाम सुन के फ्लावर समझी थी क्या? फायर है फायर। क्या किया पता नहीं, क्या लिखा समझा नहीं, आंसर आया हाँ। ये फिजिक्स में लाएगा। अब इसको रिपीट कर दो। आ गया सर, क्रिस्टल क्लियर। ओ भाई साहब पोल दो ना, लो ना, लो एक पोल लो जा, जेब फटा हुआ था कहीं गिर गया पोल तुम्हारा, कहां से लाऊं? बच्चों वाला खेल। हाँ सोच प्लीज, एक बार बोलिए सोच, एक बार और बोलो सोच, एक बार और सोच, जहां सोच वहां शौचालय। प्लीज रिपीट। देखो कल्पना कुमारी। लास्ट स्टेप में प्लस माइनस किया, देखना खुद करके। एक सोच और बोला, सोच एक बार और सोच। देख क्या कह रहा कि ये कह रहा पहला टर्म 1, दूसरा 2, तीसरा 3, 4, 5, ऐसे ऐसे n टर्म का सम निकालना है। अब टोटल n कितने टर्म्स लेने हैं? 20, 25, 30 नहीं पता, n है वो, n तो वेरिएबल है और कोई वेरिएबल को मैं कुछ भी मान सकता हूं। अगर n 1 होता तो क्या होता? तो सर n 1 ही होता, मतलब एक ही टर्म लेता, तो एक ही एक, उसका सम क्या? एक। अच्छा सर इसको 2 पे वेरीफाई करके दिखाओ। अभी देखो n बराबर 2 पे अगर 2 टर्म लेते, 2 ही टर्म का सम निकालते तो क्या होता? 3। तो 2 टर्म का सम 3 आना चाहिए। अब देखो यहां पे वेरीफाई करो, आ जाएगा। लिखो n को 2 लिखो, 2 और 2 प्लस 1 3/2, तो 2 से 2 कटेगा, 3 आंसर। अब बोलो जोरदार, ये सही चीज है, खराब चीज नहीं है। सर क्या पता ये भी वेरीफाई हो जाए। मान लिए वेरीफाई हो गया, लेकिन एक इस लॉजिक पे जो गलत हो गया वो हमेशा गलत होगा। इस लॉजिक को थोड़ी ना वेरीफाई कर पा रहा। तो एक लॉजिक से जो गलत हो गया तो गलत ही होगा, फिर उसको चेक नहीं करना। एक लॉजिक कोई वेरीफाई नहीं कर पा रहा। अब इसका एप्लीकेशन कहां होता है? ये रहा एप्लीकेशन। आ जाओ। 25 ट्यूनिंग फॉर्क आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब टोटल कितने ट्यूनिंग फॉर्क है? 25। पहला, दूसरा,
तीसरा एंड सो वन, ऐसे ऐसे कितने ट्यूनिंग फॉर्क है? 25, 25th। इफ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज 10, हर एक का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, F1, F2, F3, सबका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 है, मतलब कॉमन डिफरेंस 10 आ गया। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 25th ट्यूनिंग फॉर्क इज 400 हर्ट्ज। मतलब F1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है अगर 25th ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है 400 हर्ट्ज। क्या ये एपी का एप्लीकेशन है? सबसे पहले तो ये तुम्हें फील करना पड़ेगा ना कि ये एप्लीकेशन ऑफ एपी सीरीज है। ये तुम्हें फील करना पड़ेगा ना कि एप्लीकेशन ऑफ एपी सीरीज है। क्या सच में एपी सीरीज का एप्लीकेशन है? क्या ये सच में एपी सीरीज का एप्लीकेशन है? हां, क्योंकि यहां पे जो भी ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और हर बार 10 बढ़ रही है, तो कॉमन डिफरेंस 10 आ गया। फर्स्ट टर्म F1 मान लो और 25वां टर्म तुम्हें 400 हर्ट्ज दिया है, तो 50th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ये दे दिया है तुम्हें 400 और F1 कैलकुलेट करना है। n की वैल्यू बोलो, 25 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 10, तो 400 बराबर F1, 25 में से 1 जाएगा 24, 240, 240 को इधर ले आओ, तो F1 बराबर 400 माइनस 240 मतलब 160 हर्ट्ज आ रहेगा। क्या 160 हर्ट्ज? घटाओ आता है, घटाओ, सुने हो घटाओ का नाम? ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशन में आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है भाई? ठीक है। What is the nth term mint here? nth term mint here, nth term mint मतलब nth term मतलब nth term, nवां टर्म। नेक्स्ट जीपी सीरीज। अब ये जीपी सीरीज क्या बोला है जरा समझिएगा। जीपी सीरीज क्या होता है? जैसा एपी होता है वैसा ही जीपी होता है, बस यहां पे एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। एपी में ऐड करके बनाते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। अ सीक्वेंस इन विच, ध्यान से सुनना, ध्यान से, सीक्वेंस इन विच each term is produced by multiplying by preceding terms by a fixed value। थोड़ा अंग्रेजी है, समझना, कम समझते हो तुम, मुझे पता है, लेकिन समझने की कोशिश करना क्या लिख रहा है। A sequence in which each term produced by multiplying by a preceding term by a fixed value। मान लो कोई टर्म तुम लेते हो, पहला टर्म ए, कोई भी नंबर लेते हो, पहला टर्म ए, कोई भी नंबर है ये, 2 4 6 10 कुछ भी हो सकता है। इसमें एक फिक्स वैल्यू को मल्टीप्लाई करके अगला टर्म बनाओ, ए आर। मान लो फिक्स्ड वैल्यू आर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज प्रोड्यूस्ड बाई, ईच टर्म क्या लिखा है? ईच टर्म प्रोड्यूस्ड बाई मल्टीप्लाइंग बाई प्रीसीडिंग टर्म विद अ फिक्स वैल्यू। तो ये टर्म, इस टर्म को आर से मल्टीप्लाई करके बनाए। अब इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर क्यूब, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर 4, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर 5, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर 6। जहां पे आर क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस से ये आएगा कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई करके बना रहे हैं। तो कोई भी nth टर्म उठाओ और उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दो। nth टर्म का क्या मतलब होता है बच्चे, ये पूछ रहे हैं। nth में n को 4 रखोगे तो चौथा टर्म, 5 रखोगे तो 5th टर्म, 6 रखोगे तो 6th टर्म। डिवाइड करो, कोई भी nवां टर्म उठाओ। सर ये उठाएंगे, लिखाओ ए आर का पावर 4, उससे पहले वाला टर्म क्या है? ए आर क्यूब, काटो क्या आएगा? आर। कोई भी nth टर्म उठाओ उससे पहले वाले से डिवाइड कर दो, ठीक है? ओके। हाँ, अब टाइम आ गया कमेंट को ऑफ कर देने का। कैसे करते हैं बेटा? मैं भी सीख ही रहा हूं अभी। ओहो सॉरी, जल्दी कर, ले आजा। कॉमन डिफरेंस से बनता है, क्लियर है? ओके सर। इसमें जो आपके सिलेबस में है वही मैं पढ़ाऊंगा, अननेसेसरी के इसकी बहुत कहानी है, इतनी मोटी किताब आती है, चैप्टर होता है ये, है ना? तो हम ज्यादा नहीं जाएंगे। आपके फिजिक्स में जो एप्लीकेशन है वो कॉमन रेशियो 1 से कम आता है, वही है इन फिजिक्स। कोई ऐसा सवाल बन ही नहीं सकता जिस फिजिक्स में जिसमें कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो। 1 से छोटा वाला कॉमन रेशियो आपको पढ़ना है। उस केस में सम का, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सारे टर्म्स का जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। सिर्फ और सिर्फ आपको यही याद रखना है, इस पर रिसर्च नहीं करना है, यह चीज आपको याद रखना है।
अब मैं जो सीरीज लिख रहा हूं क्या ये एपी जीपी है या नहीं बताइएगा। 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1 जो भी है एज सो ऑन। क्या ये जीपी है? क्या ये जीपी है? हां जी बिल्कुल जीपी है, बिल्कुल जीपी है। सुनना, जो करना है ना कर ले, नहीं दूंगा छुट्टी। समझा रहा हूं, समझ। कहीं भी जाके कुछ करने से कुछ नहीं होगा। nth टर्म मतलब एनिमे टर्म की बात हो रही है। nth टर्म का मतलब है बेटा कि किस टर्म की बात कर रहे हैं वो, और n टर्म का मतलब है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। कितने दिमाग से पैदल है यार ये लोग। ये है तुम्हारा फर्स्ट टर्म। कौन? ये है तुम्हारा फर्स्ट टर्म। और सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। कॉमन रेशियो क्या होगा? कॉमन रेशियो को कोई भी उठा लो, जैसे 1/8 उठाया, उसको पहले 1/4 से डिवाइड करो। बताओ 1/8 प्लस 1/4 क्या होगा? सर ये 1/8 है तो 8 नीचे, और ये 1/4 नीचे है तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1। ये आएगा बेटा हाफ। ये क्या आएगा? हाफ। अब इसमें टोटल सम की वैल्यू क्या होगी? सम की वैल्यू होगी फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। जैसे ये फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है तुम्हारा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो हाफ। 1 डिवाइडेड बाई, एक में से हाफ जाएगा, ये हाफ बचेगा, 2 ऊपर चला गया, ये आपका आंसर आएगा। मतलब टोटल टर्म्स को जोड़ के सिर्फ 2 आएगा। हां आना भी चाहिए, लॉजिकली सोचो। ये 1 है, 1 में तुम हाफ ऐड करो क्या होगा? 3/2। उसमें 1/4 ऐड करो तो ये टर्म छोटा होता जा रहा है। मतलब आगे चल के इसकी वैल्यू तो इससे निग्लिजिबल है ना, तो बहुत छोटे टर्म्स को ऐड करके वैसे भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो ये है बेटा जीपी सीरीज का असली एग्जाम्पल। अब यहां पे जीपी सीरीज का एक सवाल है। क्या सवाल है? बहुत ईमानदारी से लिखा है बेटा, सवाल पढ़ो समझो। पिछले साल के नोट्स काम नहीं आएंगे इस साल। हां पूरा पूरा नहीं चिपकाऊंगा, नया सवाल लेके आऊंगा। 5 रेसिस्टेंस नहीं काम आएंगे, आई एम सॉरी, काम आएंगे, लेकिन एक्जैक्टली पिछले साल की सारी चीजें मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। क्या यह चीज आपको फील आ गया होगा? यह चीज आपको फील आ गया होगा? यह चीज आपको फील आ गया होगा? सवाल नए लेके आ रहा हूं मैं, पिछले साल के पीपीटी से नहीं पढ़ा रहा मैं। अब थ्योरी तो वही रहेगी, लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी तो चेंज कर सकते हैं। 5 रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। रेसिस्टेंस ऑफ ईच रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस ऑफ ईच रेसिस्टर लिखना था यहां पे। रेसिस्टर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं रेसिस्टर, और उसकी वैल्यू को कहते हैं रेसिस्टेंस। ये क्या है? ये रेसिस्टर है, रेसिस्टर है, और इसकी रेसिस्टेंस को हम आर कहते हैं, आर रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस ऑफ ईच रेसिस्टर इज हाफ ऑफ प्रीवियस रेसिस्टेंस। इफ फर्स्ट रेसिस्टेंस ऑफ वैल्यू 10 ओम, देन वैल्यू ऑफ फिफ्थ रेसिस्टेंस इज। हालांकि तुम वैसे भी दिमाग लगा के कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले देखो कि क्या ये एप्लीकेशन ऑफ जीपी है। हां सर, 5 रेसिस्टेंस है, सीरीज में कनेक्टेड है। इच रेसिस्टेंस इज हाफ ऑफ द प्रीवियस रेसिस्टेंस। मान लो कि पहला रेसिस्टेंस तुम्हारा आर है, तो दूसरा हो जाएगा R/2, तीसरा हो जाएगा R/, इसका आधा है ये, इसका आधा ये हो जाएगा, फिर इसका आधा ये हो जाएगा। इसी तरीके से चलेगा क्या? 1 2 3 4 5, सर ये तो निकाल ही लिया। अब फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ द वैल्यू 10 ओम, देन फिफ्थ रेजिस्टेंस कितना होगा? अगर पहला रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है तो 10/16 आंसर होगा, 10/16 आंसर होगा। बताओ हां या ना? 10/16 आंसर होगा, हां या ना? पंद्रह मिनट ब्रेक जरूरी है। हाँ बेटा, तू ब्रेक 1 साल का लेना, अगले साल आना फिर से। तू ब्रेक 1 साल नहीं बेटा, तुम्हें अभी 4 बार ड्रॉप करना पड़ेगा। कहां गया? ब्रेक जरूरी है, नहीं दूंगा मौका। हाले यहां पे ड्रॉप कर रहे हो और नोट्स लिखने का मौका चाहिए, निकल जाएगा। 180 सवाल करने होते हैं 3 घंटे में, ना हो पाएगा बबुआ। हाँ हो ही नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा बबुआ। ना 10/16 आएगा ना। 15 मिनट ब्रेक जरूरी है बेटा। तेरे लिए ना 3 साल ब्रेक लेगा ना, तब भी तेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला।
क्लास का गुंडा एक ही है, मैं, और जो मुझे मर्जी होगा वो मैं करूंगा। पढ़ना है पर, नहीं तो यहां से निकल। ब्रेक जरूरी है। तू सिखाएगा क्या जरूरी है? तेरा काम है पढ़ना, सिखाना नहीं। यहां पे बोलेगा सिर्फ एमआर, तुम्हारा काम है ढंग से सुन के समझना। समझ गया? पढ़ना है पर, नहीं तो निकल। फिर ईगो आ गया आप में? हाँ आ गया, बता क्या करेगा? ईगो ठीक नहीं है। अरे तेरे अंदर किस बात का ईगो आ सकता है बता? किया जीवन में कुछ कुछ कर। दो तरह की बात होती है, बिना खाए पिया ईगो, किया है तब ईगो है। अब तू इसको जो समझना है समझ, मुझे डैश फर्क नहीं पड़ता है। समझ गया? जो समझना है समझ। मैं देखता हूं ना सर में ईगो आ गया, अरे पढ़ा रहा हूं ढंग से, मेहनत कर रहा हूं, पढ़ ले। ज्यादा नेतागिरी करने से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई कर, नेता मत बन। पढ़ना है पर, नहीं पढ़ना है मत पर। और नहीं तो क्या, पढ़ना है पर मत, नहीं पढ़ना है मत पर, नेता मत बन। और यह सवाल बहुत आसान है, पढ़, समझ और कर। नेक्स्ट देख, चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट कोऑर्डिनेट 1,0। चार्ज Q को रखा है बेटा 1,0 पे, इसको रखा है Q, अगेन दूसरा चार्ज रखा है 2,0 पे, तीसरा चार्ज रखा है 4,0 पे, चौथा चार्ज रखा है 8,0 पे, एंड सो ऑन, एंड 16,0 पे। सो ऑन मतलब इसी पैटर्न में रखा है, 32,0 पे इसी पैटर्न में रखा है चार्ज को। चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड डिफरेंट कोऑर्डिनेट, है ना। फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज Q0 विच इज एट ओरिजिन। एक चार्ज है Q0 ओरिजिन पर, इस पर फोर्स पूछा है। यह असली में फिजिक्स में जीपी सीरीज का मेन एप्लीकेशन है। कैसे करेंगे इसको? इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स बोलो, रिपल्सिव इधर आएगा F1, वैल्यू लिखो F1 का, वैल्यू होगा K, ये चार्ज Q और ये Q0, K Q Q0 बटा 1 का होल स्क्वायर। इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लिखो, K Q Q0 बटा